अभी इसी वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं पे पृथ्वी पे एक इंसान अपनी आखिरी सांस ले रहा है। उसका दिल रुक जाएगा, उसका दिमाग पूरी तरीके से साइलेंट चला जाएगा, शून्य बटा सन्नाटा, और उसकी फैमिली रोना शुरू कर देगी। डॉक्टर्स उसके डेथ का टाइम नोट डाउन करेंगे और फिर शुरू होता है इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। क्या आप चुटकी बजाते ही गायब हो जाते हैं? क्या आप कहीं और वापस से जगते हैं? क्या आपको जजमेंट के थ्रू पास करवाया जाता है, जजमेंट डे होता है, या फिर आप वापस से रीबर्थ लेते हैं, रीबॉर्न होते हैं, या फिर आप एक वीडियो गेम के अंदर फंसे हुए हैं? या एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम शायद जिस चीज़ को मौत कहते हैं वो मौत है ही नहीं। हर सिविलाइजेशन, हर रिलीजन, हर फिलोसफर और हर साइंटिस्ट ने इस रहस्य में सवाल का जवाब देने की कोशिश करी है। बहुत लोग ये बिलीव करते हैं कि मौत से जस्ट पहले आपकी पूरी लाइफ आपके आंखों के सामने फ्लैश करने लग जाती है। कहते हैं ना 7 मिनट्स तक आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, बट वो मौत नहीं होती। दैट्स द फाइनल थिंग योर ब्रेन डज बिफोर इट स्विचेज ऑफ, बंद होने से पहले। मेमोरीज का रीप्ले, एक इमोशन का रीप्ले, इमेजेस, ऐसे लोग जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ये तो चलो बायोलॉजी की बात हो गई, ये तो चलो केमिस्ट्री की बात हो गई, बट फिर भी वो आप थे जो आपको बनाता था। यही तो असली सवाल है। क्या होता है जब सब कुछ पूरी तरीके से रुक जाता है, जब कोई थॉट्स नहीं रहते, जब कोई मेमोरीज नहीं रहती, जब कोई ब्रेन एक्टिविटी नहीं रहती, जब आप नहीं रहते, व्हेन यू सीज टू एग्जिस्ट। तो आज हम लोग ऐसी 9 फैसिनेटिंग थ्योरीज के थ्रू गुजरेंगे जो कि ह्यूमैनिटी ने बनाई है टू जस्ट आंसर द क्वेश्चन कि भाई डेथ के बाद असल में होता क्या है। दोस्तों, मैं ना यहाँ पे इस वीडियो को ये वन ऑफ दोज बोरिंग फिलोसफी लेक्चर नहीं बनाना चाहता जहाँ पे लोग बड़े बड़े शब्द फेंक रहे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। हम हर थ्योरी में 4 सिंपल चीज़ें करेंगे और मैं चाहता हूँ आप वो अच्छे से समझ लें। सबसे पहले वील अंडरस्टैंड वो थ्योरी कहना क्या चाहती है, उसके एग्जाम्पल्स, एनालॉजीज। दूसरा, हम लोग ये देखेंगे इतने लोग उस पर भरोसा क्यों करते हैं, ऐसा उसमें क्या है। तीसरा, हम लोग ये एक्सप्लोर करेंगे कि अगर ये थ्योरी ट्रू होती तो क्या होता और कितनी डिस्टर्बिंग ये हो सकती है और कैसे किसी की जिंदगी डीपली इंपैक्ट कर सकती है। और फाइनली हर थ्योरी पे हम लोग एक रेटिंग देंगे बेस्ड ऑन वो कितनी बिलीवेबल है, कितनी स्केरी है, कितनी माइंड ब्लोइंग है। तो आप अपना स्कोर खुद पे खुद नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वी विल रेट ऑन द फॉलोइंग: पॉसिबिलिटी, कंफर्ट, एग्जिस्टेंशियल हॉरर और माइंड बेंडिंग फैक्टर। हम जिन आइडियाज की बात करेंगे इनमें से कुछ आपको कंफर्टिंग लगेंगे, कुछ टेरिफाइंग लगेंगे और कुछ भाई आपका पूरा दिमाग खोल के फाड़ देंगे भाई, एकदम खेल जाएंगे आपके दिमाग के साथ। क्योंकि जब मैंने इन थ्योरीज को पहली बार सुना ना, भाई मेरे साथ भी यही हुआ। तो भैया शुरू करते हैं हमारी थ्योरीज को। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप और ज़्यादा सीखना चाहते हैं कि कैसे ये सब फिलोसफीज जो हम इस चैनल पे पढ़ते हैं, जो कि बड़ी बोरिंग लगती है, अपनी लाइफ में लगा के इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, तो नीचे जाइए, पहला लिंक है मेरी मास्टर क्लास का, वो उठाइए जहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स फिलोसफिकल आइडियाज़ को मेंटल मॉडल्स, टूल्स, प्रोटोकॉल्स, हैक्स और फ्रेमवर्क्स में कन्वर्ट करता हूँ, जिससे यू कैन विन इन लाइफ, अपना पटवा मोटा कर सकते हो, सोशली रिस्पेक्ट गेन कर सकते हो और मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लेवल 1 से शुरुआत करते हैं और जो पहली थ्योरी है सबसे सिंपल है एंड सिंपल है बट फाड़ने वाली है। मटीरियलिस्ट डेथ। इस व्यू के अकॉर्डिंग जब आप मरते हैं कुछ कंटिन्यू नहीं होता, कोई सोल नहीं, कोई हेवन नहीं, कोई हेल नहीं, कोई रीबर्थ नहीं, कोई हिडन डायमेंशन नहीं। आपका ब्रेन फंक्शन करना स्टॉप कर देता है, आपकी बॉडी शट डाउन हो जाती है एंड जिस चीज़ को आप बोलते हैं ना कि यू डिसअपियर, यू डू नॉट मूव समवेयर एल्स, कि आपकी कॉन्शियसनेस या आपकी आत्मा निकल के कहीं चली गई, यू सिंपली स्टॉप एग्जिस्टिंग। ये वो थ्योरी है जो जितने साइंटिफिक माइंडेड लोग होते हैं इसी से शुरुआत करते हैं व्हेन दे नीड टू एक्सप्लेन डेथ। क्योंकि जो भी चीज़ें हमारी ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, हमारी मेमोरीज, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे इमोशंस, हमारी आइडेंटिटी, सब बदल जाते हैं अगर आप ब्रेन बदलते हैं। आप ब्रेन बदलेंगे, इंसान बदल जाएगा, है ना। अल्कोहल ब्रेन बदल देता है, अल्कोहल से आपके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। स्लीप आपका ब्रेन बदल सकता है और उस स्लीप की वजह से अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो आपकी अवेयरनेस तक ऊपर नीचे हो सकती है। तो समझ जाओ, अगर ब्रेन ही ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया, तो आपकी अवेयरनेस मर गई। जैसे एनेस्थीसिया लेते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस मानो स्विच ऑफ कर दी किसी ने। ब्रेन इंजरी जो है आपकी स्पीच, आपके इमोशन, आपकी पर्सनैलिटी इफेक्ट कर सकती है। तो जो मटीरियलिस्ट होता है वो एक ब्रूटल क्वेश्चन पूछता है, अगर ब्रेन को चेंज करने से आप चेंज हो सकते हैं तो हम ये क्यों बिलीव करें कि अगर ब्रेन कंप्लीटली ख़त्म हो गया, सड़ गया, ज़मीन में, मिट्टी में, आग में, जो भी घुल गया, तो आप काम समहाउ कंटिन्यू करेंगे। जब तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी तुम्हारा ब्रेन डिसाइड करे तो तुम कैसे कंटिन्यू करोगे। तो ये कोर है मटीरियलिस्ट डेथ का। आप कोई आत्मा नहीं है जो कि ट्रैप्ड इनसाइड द बॉडी, आप एक्टिविटी की तरह हैं, स्पेशली एक्टिविटी ऑफ योर ब्रेन, एंड व्हेन दैट एक्टिविटी एंड्स यू एंड। बट बहुत लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उनको ये लगता है कि डेथ मतलब डार्कनेस, अंधकार। लाइक आप एक फॉरएवर ब्लैक रूम में, फॉरएवरनेस में, नथिंगनेस में फ्लोट कर रहे हैं, अंधकार है। बट
डार्कनेस को भी समझाने के लिए यू नीड टू एक्सपीरियंस डार्कनेस, समवन नीड्स टू एक्सपीरियंस डार्कनेस। साइलेंस भी अगर आपको समझानी है तो यू नीड समवन टू एक्सपीरियंस साइलेंस एंड एक्सप्लेन साइलेंस। सो मटीरियलिस्ट डेथ डार्कनेस नहीं है, वो स्लीप नहीं है, वो पीस नहीं है, वो पेन नहीं है। इट इज़ द एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंसर इट सेल्फ। कोई एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। चलो एक थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूँ। याद करने की कोशिश करो तुम्हारे पैदा होने से पहले क्या था। तुम अपनी मेमोरी में याद करने की कोशिश करो, अपना चाइल्डहुड नहीं, मैं चाइल्डहुड की बात नहीं कर रहा हूँ, बिफोर योर बर्थ। मैं लेट्स से पूछता हूँ सन 1200 कैसा फील होता है, या फिर डायनासोर्स कैसे फील होते हैं तुम्हें। मैं इमेजेस की बात नहीं कर रहा, एक एक्सपीरियंस है। इन योर एक्सपीरियंस डू यू नो व्हाट हाउ डायनासोर्स फील लाइक? लेट्स से व्हाट डिड द यूनिवर्स फील लाइक? जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट हो रहा था, बैक्टीरियल स्टेज में सब कुछ कैसा फील होता था? समझ रहे हो कैसा वो फीलिंग कैसी है तुम्हारे अंदर जो भी आ रही है? नथिंग, नॉट ब्लैकनेस, नॉट वेटिंग, जस्ट नो यू। तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो मटीरियलिस्ट डेथ ये कहती है मरने के बाद वही फीलिंग आती है विच इज़ सिमिलर टू बिफोर बर्थ, जो कि हमारे अंदर है ही नहीं, कोई फीलिंग नहीं है। तुम उसको सफ़र नहीं करते, तुम उसको ऑब्जर्व नहीं करते, तुम उसके अंदर वेट नहीं करते। यू आर सिंपली नॉट देयर, यू आर नॉट देयर। और ये अपने आप में एक बहुत कंफर्टिंग थॉट भी है और एक हॉरिफाइंग और डरावना थॉट भी है। कंफर्टिंग बिकॉज अगर मटीरियलिज्म ट्रू है तो डेथ हमें हर्ट कर ही नहीं सकती। आफ्टर इट हैपन, मरने के बाद हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमारा कोई यू ही नहीं बचा। नो हेल, नो पनिशमेंट, नो इटर्नल रिग्रेट। बट खौफनाक इसलिए क्योंकि अगर अभी सब कुछ टेम्पररी हो जाए, मेरी मेमोरीज, मेरे एम्बिशंस, मेरे हार्ट ब्रेक्स, मेरी ईगो, मेरा नाम, मेरा चेहरा, मेरी आवाज़, मेरा ये प्राइवेट इनर वर्ल्ड, सब कुछ गया मरने के बाद। मैं यहाँ पे रोमांटिक पोइटिकल सेंस में नहीं बोल रहा, पोइटिक सेंस में नहीं बोल रहा, नॉट पोइटिकली गॉन, लिटरली गॉन। जैसे एक मोमबत्ती की फ्लेम तुमने बुझा दी तो फ्लेम कहीं और ट्रैवल नहीं कर जाती, बस मोमबत्ती जलना छोड़ देती है। अब इसके लिए एपिक्यूरियस जो एक महान फिलोसोफर थे, उनका एक पावरफुल आर्ग्यूमेंट था। ही सेड डेथ शुड नॉट टेरिफाई अस, हमें डरावनी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो डेथ वहाँ पे नहीं है, और जब डेथ वहाँ पे है हम नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एक टाइम पे एक टाइम पे एक चीज़ ही एग्जिस्ट कर सकती है, डेथ और लाइफ दोनों एग्जिस्ट एक साथ नहीं कर सकते, या डेथ या तुम एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक करेगा तो एक नहीं करेगा। तो इसका मतलब यू नेवर एक्चुअली मीट डेथ, तुम ओनली उस डाइंग के प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो। तो जो तुम्हें लगता है डर कि मौत मौत मौत, वो शायद तुम्हारा फियर है, एक डर है। तुम शायद पेन एक्सपीरियंस कर सकते हो मरते हुए, बट डेथ अपने आप में वो एंड ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। यही है इस व्यू का, पहली थ्योरी का एक स्ट्रेंज जीनियस, अजीब सा। जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, जिस चीज़ से भागते हैं, शायद उस चीज़ को हम कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते, डेथ हम कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएंगे। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है। मटीरियलिज्म ये एक्सप्लेन करता है कि वाई ब्रेन डैमेज अफेक्ट्स द माइंड, वाई केमिकल्स अफेक्ट मूड, एंड वाई एनेस्थीसिया स्विचेस ऑफ कॉन्शियसनेस। एनेस्थीसिया एकदम बंद पड़ गए, बट अभी भी वो एक सवाल का जवाब देने से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। भाई ये जो मैटर है हमारे आसपास, ये चीज़ें हैं जो इस ब्रह्मांड को बना रही है, वो कॉन्शियस बनता ही क्यों है? ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ब्रेन में हो रही है वो अंदर ही अंदर क्यों फील होती है? ये साइंस तो भैया मैप कर देता है ब्रेन एक्टिविटी, बट वो जो एक्चुअल फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव है, ये फैक्ट दैट मैं हूँ, ये कौन है, ये आज की डेट पे हार्डेस्ट प्रॉब्लम है फिलॉसफी का। तो मटीरियलिस्ट डेथ अपने आप में एक क्लीन आंसर है, द मोस्ट साइंटिफिक आंसर है, बट द लीस्ट मिस्टिकल आंसर है, क्योंकि पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बट मैं तो ये कहूँगा कोल्डेस्ट आंसर है, बिकॉज ये कहती है तुम मरने के बाद कहीं जाओगे नहीं, तुम कुछ बन नहीं जाओगे, तुम यूनिवर्स को कंटिन्यू होते हुए नहीं देखोगे, तुम किसी के साथ रीयूनाइट नहीं करोगे, तुम सिंपली स्टॉप कर जाओगे। अब भैया इसका रेटिंग टाइम ले लेते हैं, रेट करते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी, थ्योरी की पॉसिबिलिटी मुझे लगता है इज़ 8 on 10। इसका कंफर्टिंग लेवल इज़ 4 on 10। मैं कंफर्टिंग नहीं है। एग्जिस्टेंशियल हॉरर 9 on 10, सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। माइंड बेंडिंग फैक्टर मैं इसको दे दूंगा 5 on 10, क्योंकि भाई ये थ्योरी जो है ना, ये टेरिफाइंग इसलिए नहीं है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये टेरिफाइंग इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। बट अगर अभी तक जो हमने पढ़ा है सिर्फ लेवल 1 था, तो समझ लो, तो समझो आगे जाते जाते चीज़ें कितनी भैया डार्क होती जाएंगी। लेवल 2, इटर्नल डैमनेशन। अब ये जो दूसरी थ्योरी है ना दोस्त, ये ऐसी थ्योरी है जो कि ऑलमोस्ट सबको ही समझ जाएगा। बेसिकली बताया जाए तो हेवन और हेल,
रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, गुड एंड ईविल, जजमेंट आफ्टर डेथ, एज सिंपल एज दैट। बट हमें यहाँ पे ना थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको हेल को ऐसे समझाने लग गए जैसे चाइल्डिश हॉरर स्टोरी है, फायर है, मॉन्स्टर है, डीमन है, टॉर्चर चेम्बर है, तो हम इस कॉन्सेप्ट के डीपर आइडिया को मिस आउट कर देंगे। जो रियल थ्योरी है इटर्नल डैमनेशन की, वो ये नहीं है कि आप मरेंगे और आप एक डरावनी सी जगह पे चले जाएंगे। जो रियल थ्योरी है वो और ज़्यादा खतरनाक, खौफनाक है। वो ये कहती है कि डेथ आपकी स्टोरी के, आपके कहानी का आखिरी चैप्टर नहीं होता। डेथ इज़ द मोमेंट जहाँ पे आपकी असली कहानी शुरू होती है और आपकी जो स्टोरी थी उसको जज किया जाता है। अब मटीरियलिस्ट डेथ के बारे में जब हमने बात करी थी, उसमें ये था कि कुछ कंटिन्यू होता, आप खत्म हो जाते हैं, आपका ब्रेन शट डाउन हो जाता है, आपका सेल्फ डिसअपियर हो जाता है। बट इटर्नल डैमनेशन में कुछ ना कुछ तो कंटिन्यू होता है, और वो कुछ ना कुछ है आपकी आत्मा, योर सोल, योर मॉरल रिकॉर्ड, आपके चॉइसेस, आपके गिल्ट, आपका रिलेशनशिप। अगर आप गॉड पे मानते हैं, आपका रिलेशनशिप विद गॉड, तो आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसे इरेज नहीं करी जा सकती है, डिलीट नहीं हुई है, डिलीट करके रिसाइकल बिन में डाल दिया, उसको इवैल्यूएट किया जाता है। और इस वजह से ये थ्योरी हज़ारों साल तक सर्वाइव कर गई, क्योंकि इंसान ना हमेशा एक बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम लेके आया है दुनिया के सामने। वो ये है कि दुनिया यार न्याय तो देती नहीं, दुनिया फेयर तो लगती नहीं। जो बुरे लोग होते हैं, हरामी लोग होते हैं, ज़्यादातर जीतते हैं। जो क्रूअल लोग होते हैं, एकदम आदमखोर टाइप लोग, वो हमेशा ऐसी मौत मरते हैं जो बड़ी पीसफुल मौत होती है। करप्ट पीपल लग्जरी इंजॉय करते हैं, और इनोसेंट लोग जो है सफरिंग के थ्रू जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, और विक्टिम्स को कभी जस्टिस नहीं मिलती। तो ऐसा लगने लग जाता है कि मॉन्स्टर्स जो है हमारी सोसाइटी में, वो रिस्पेक्टेड लाइफ जी रहे हैं एंड डिड सराउंडेड बाय देयर फैमिली, कि भाई उनके मौत के बेड के आसपास उनके फैमिली मेम्बर हैं। बट इनोसेंट लोगों को तो भैया ढंग की मौत भी नसीब नहीं होती। तो ये जो आइडिया ऑफ जजमेंट है आफ्टर डेथ, ये ह्यूमन हिस्ट्री में एक तरीके का कॉस्मिक करेक्शन है। तो ये यहाँ न्याय नहीं मिला, कहीं न्याय मिलेगा। वो ये कहती है कि जस्टिस जो है पूरी तरीके से हो सकता है इस दुनिया में ना मिले, बट इसका मतलब ये नहीं जस्टिस एग्जिस्ट नहीं करती। मे बी जो कोर्ट रूम है वो ये दुनिया नहीं है, वो कोर्ट रूम आफ्टर डेथ आपको मिलेगा। वहाँ पे आप जाइए, अपना वकील लीजिए और अपने जस्टिस के लिए लड़िए। वहाँ का वकील एकदम न्यायपूर्वक होगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशनल आर्ग्यूमेंट है हेवन और हेल का। ये एक यूनिवर्सल मॉरल स्ट्रक्चर और मॉरल ऑर्डर देता है, अगर यहाँ नहीं मिल रहा तो कहीं और कुछ मिल जाएगा। ये कहता है आपके एक्शंस मैटर करते हैं, ये कहता है आपकी क्रूअल्टी मैटर करती है, आपकी काइंडनेस मैटर करती है, आपके इंटेंशंस मैटर करते हैं, आपके हिडन क्राइम जो भी आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो मैटर करते हैं, आपके सीक्रेट सैक्रिफाइसेस जब आपके लिए कोई ताली बजाने वाला नहीं है वो मैटर करता है। कुछ भी भूला नहीं जाता। एक समझ लीजिए, जिसने जॉर्ज ऑरवेल की 1984 किताब पढ़ी होगी, एक बिग ब्रदर वाला कैमरा है जो आपको 24 घंटे देख रहा है। जो नहीं पढ़ी, बिग बॉस का रेफरेंस ले लें, है ना, कैमरा लगा रहता है घर में, आप कभी भी बच नहीं सकते। ऊपर वाला सब देख रहा है, कुछ भी भूला नहीं जाएगा, कुछ भी खोया नहीं जाएगा, कुछ भी गाड़ नहीं सकते तुम। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डेथ एस्केप नहीं है, डेथ एक एक्सपोजर है। इमेजिन करो कि जो भी आपको झूठ आज तक बोला गया है, जो भी इंसान ने आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया है, जो भी मोमेंट जहाँ पे आपने डरपोकपना, घपौचपना चूज कर लिया ओवर ट्रुथ, एवरी टाइम यू हर्ट समवन, किसी को दर्द दिया है और अपने आप को ये फील करवाया है कि भाई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये तो लोग मेरे साथ कर रहे हैं, मैं भी इन लोगों के साथ कर रहा हूँ, सब सामने धीरे धीरे खुलेगा उस दिन पे। समझो, आपकी मौत हुई और वो मुखौटा हट गया। कोई पीआर नहीं, कोई एक्सक्यूजेज नहीं, कोई सोशल स्टेटस नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई फॉलोअर नहीं, कोई कोई फैमिली नेम नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं जिसके पीछे आप छुप सकते हैं, सिर्फ आप। एंड वो सत्य है जो कि आप बन चुके हैं इस कांड के दौरान। ये है इटर्नल डैमनेशन का असली टेरर। ये सिर्फ पेन नहीं, एक जजमेंट है। अब बहुत सारे रिलीजियस ट्रेडिशंस में हेल को जो है ना एक पनिशमेंट की तरह डिस्क्राइब किया हुआ है, बट और ज़्यादा अगर आप डीपर थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस में जाए, हेल सिर्फ ये नहीं कि गॉड ने लिया और आपको आग में फेंक दिया। हेल एक फाइनल स्टेट है सोल का जिसने गुड को रिजेक्ट कर दिया है। पर्टिकुलरली क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से आ रहा है, गुड को रिजेक्ट कर लिया है तो आप ट्रुथ के साथ रह ही नहीं सकते। यू नो लॉन्गर लिव विद ट्रुथ और गॉड और लव। इस वर्जन में ना हेल सिर्फ एक प्रिजन नहीं है, वो एक सेपरेशन है। वो सेपरेशन है गॉड के प्यार से, गॉड से, सेपरेशन फ्रॉम गुडनेस, सेपरेशन फ्रॉम लव एट इट्स एसेंस। क्योंकि क्रिश्चियनिटी की अगर आप थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस में जाए तो गॉड और लव के बारे में बहुत ज़्यादा वार्तालाप किया हुआ है। और सेपरेशन जो है ना, अलग होना, वो है सोर्स ऑफ ऑल लाइफ इटसेल्फ। अब यहाँ पे जो खूंखार आइडिया है वो ये है कि ये जो डैमनेशन थ्योरी है, या डैमनेशन इज नॉट समथिंग जो कि आप फोर्स कर सकते हैं किसी सोल के अंदर बाहर से। मे बी इट इज़ वॉट जो आपकी आत्मा बन जाती है जब आप बार बार कांड करते हैं, अंधकार चूज करते हैं और अंधकार आपका घर बन जाता है। सोचो इसके बारे में। एक ऐसा इंसान जो झूठ बोलता है बार बार, पहले तो
उनको पता लगेगा कि हाँ भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट फिर उस झूठ को छुपाने के लिए और 10 झूठ बोलेंगे, जस्टिफाई करेंगे, फिर उसको नॉर्मलाइज करेंगे, फिर वो ऑफेंड हो जाएंगे जब उनको कोई बोलेगा भाई तू झूठ बोल रहा है, तू गलत कर रहा है। इवेंचुअली जो ट्रुथ होती है वो अपने आप में एक अटैक बन जाता है कि भाई सत्य बोल दे तो मुझे अटैक कर दे क्योंकि मैं झूठला इंसान हूँ। एक इंसान क्रूएल बन जाता है बार 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 बार। पहले तो कांड करने पर उसको किसी के साथ गलत काम किया बड़ा गिल्ट होगा, फिर वो उसको दबाने की कोशिश करेगा, फिर उसको वो स्ट्रेंथ बोलेगा, फिर वो पावर एंजॉय करेगा दूसरों के ऊपर। इवेंचुअली कंपैशन जो है ऐसा लगेगा कमज़ोरी है, प्यार करना मतलब कमज़ोरी है। एक इंसान ईगो चूज करेगा बार 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 बार, उसको लगेगा हाँ भाई ईगो सेल्फिश है, फिर वो फिलॉसफीज बनाना शुरू कर देगा अलग अलग तरीके की, जिससे वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई और डिफेंड कर पाए। और उसको ये बोलेगा कि भाई लोग तो दुनिया तो मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लोग तो दुनिया तो मुझे समझने की कोशिश नहीं करती। फिर वो हर किसी को हेट करना शुरू कर देंगे, जो भी उनको सही रास्ते पे ले जाना शुरू करेगा उसको हेट करना शुरू कर देंगे। इवेंचुअली अगर कोई आपको ह्यूमिलिएट करेगा, या ह्यूमिलिटी इन जनरल, डाउन टू अर्थ रहना, वो ऐसा लगेगा मौत आ रही है। क्यों? क्योंकि इंसान ने ईगो को इतना सर पे बिठा लिया, वो खत्म है। अब इमेजिन करो ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है बियॉन्ड फिजिकल डेथ। मैंने जो ये आर्केटाइप्स बताया, बहुत लोग होंगे जो ये देख रहे होंगे, वैसे भी बहुत लोग होंगे। अब सोचो यही तुम्हारा फेज कंटिन्यू हो रहा है इटर्निटी तक, बियॉन्ड डेथ। अब तुम्हें यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, कोई नींद नहीं है, कोई खाना नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है जो तुम्हें वैलिडेट करेगा, हाँ भाई तू तो बिल्कुल सही कर रहा है, हाँ भाई तूने तो बिल्कुल सही किया था उस दिन, हाँ भाई तू तो ऐसे ही कर। सिर्फ आपकी आत्मा वो बन के रह जाती है जो कि आपका डीपर वर्जन है, जो गंदगी वाला वर्जन है। ठीक है, तो ये था अ मच डीपर वर्जन ऑफ हेल। ये नहीं कि भाई आग लग गई, कि फ्लेम्स आउटसाइड, आग बाहर से लगी हुई है, बट एक करप्शन जिसने एक इंसान को पूरी तरीके से अंदर से खोखला कर दिया है। और इसी वजह से इटर्नल डैमनेशन जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट साइकोलॉजिकल टेरिफाइंग थ्योरीज, और रिलीजन्स इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज सिर्फ ये सवाल नहीं उठाता कि व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, ये पूछता है कि आप क्या बन रहे हैं, किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं बिफोर यू डाई। आर यू बिकमिंग द काइंड ऑफ बीइंग दैट कैन लिव विद ट्रुथ? क्या सत्य के साथ जी सकते हो? क्योंकि अगर गॉड को हम परफेक्ट गुडनेस, परफेक्ट ट्रुथ और परफेक्ट लव की तरह समझें, तो जो आत्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, जो कि हेट करती है सत्य, हेट करती है गुडनेस, हेट करती है लव, वो उस गॉड को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। उस गॉड के हेवन को, गॉड एज हेवन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। वो गॉड का एक्सपीरियंस उसके लिए अनबियरेबल हो जाएगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग इंटरप्रिटेशन है डैमनेशन थ्योरी का। तो भाई 10 बात की एक बात, इटर्नल डैमनेशन ये कहता है कि एक अल्टीमेट मॉरल ऑर्डर है, एक फाइनल जजमेंट है, और जो भी आप चॉइसेस ले रहे हैं उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ पे ना ये थ्योरी फिलोसफिकली बड़ी ब्रूटल हो जाती है। बिकॉज अगर इटर्नल डैमनेशन जैसी कोई चीज़ ट्रू है, तो डेथ जो है ना एक दरवाजे की तरह बन जाएगी, जो कि एक ऐसी दुनिया का रास्ता खोल देगी, या जो जगह खोल देगी जो कि ज़िंदगी से ज़्यादा बदतर है, वो भी इन्फिनाइटली चलती रहेगी क्योंकि ज़िंदगी में सफरिंग लिमिटेड है। ठीक है, और अगर आप बहुत ही बुरे दर्द से भी गुजर रहे हैं ना, तो आप सो सकते हैं, रात में आराम कर सकते हैं बिस्तर में भैया मस्त, और वो पेन थोड़ा कम हो जाएगा। वर्स्ट से वर्स्ट ट्रॉमा ले लो, वो भी वक्त जो होता है, वक्त एक मर्रम की तरह होता है, इंटरप्ट कर देता है। वर्स्ट से वर्स्ट गिल्ट, वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ आप एंटरटेनमेंट, फूड, कॉन्वर्सेशन, ईगो से सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट इटर्नल डैमनेशन उस हर डिस्ट्रैक्शन को हटा देगा। तो समझ लो भाई, नो स्लीप, नो फॉरगेटिंग, नो एस्केप, नो सेकंड चांस, नो डेथ आफ्टर डेथ, जस्ट कॉन्सिक्वेंस फॉर एवर। अब रेटिंग्स ले लें भाई, पॉसिबिलिटी इसकी 50-50 लगती है। तो पॉसिबिलिटी में मैं 5/10 दूंगा, क्योंकि अगर बच्चों वाली बातें करें, भाई ये जला दिया, उसका सर काट के खिला दिया और खून बह रहा है, एक शैतान का सर आपको खिला दिया जाएगा, तो वो कम बिलीवेबल लगता है। बट ये एक पेन, टॉर्मेंट, टॉर्चर, सेपरेशन, ये सब चीज़ें ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसी होती होगी तो बिलीवेबल लगती है, तो 5/10 दूंगा पॉसिबिलिटी। कंफर्ट 2/10, एग्जिस्टेंशियल हॉरर भाई 10/10, फटने वाली चीज़ है। माइंड बेंडिंग फैक्टर देना चाहेंगे हम इसको 7/10 दे सकते हैं, 7/10, क्योंकि अनलाइक मटेरियलिस्ट डेथ, ये थ्योरी ये नहीं कहती कि आप सिर्फ डिसअपियर हो जाएंगे, ये कहती है कि आप कंटिन्यू करेंगे, और ये कंटिन्यूएशन शायद एक ब्लेसिंग की तरह नहीं होगी, इट माइट बी द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम। और अगर लेवल 1 आपको टेरिफाइंग लगा क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो लेवल 2 इसलिए टेरिफाइंग हो जाता है क्योंकि सब कुछ ख़त्म नहीं होता। स्पेक्टेटर थ्योरी लेवल 3 पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे चीज़ें वियर्ड होनी शुरू हो जाती है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। पहली थ्योरी ने कहा बॉडी मरती है, आप डिसअपियर हो जाते हैं। सेकेंड थ्योरी ने कहा बॉडी मरती है, आपको जजमेंट के थ्रू गुजारा जाता है। अब यहाँ पे आती है आपके लिए स्पेक्टेटर थ्योरी। ये थोड़ी डिफरेंट है।
ये कहती है मे बी अब आपकी बॉडी है ही नहीं, मे बी आप आपका ब्रेन है ही नहीं, मे बी मटीरियलिज्म से कुछ मतलब ही नहीं, मे बी आप वो इंसान है ही नहीं जो आप सोचते हैं आप हमेशा से हैं। शायद आप एक विटनेस है, एक साइलेंट ऑब्जर्वर है हर एक्सपीरियंस के पीछे। आप ऊपर से अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी एक्सपीरियंसेस को देख रहे हैं। अब इंडियन फिलॉसफी में खुश हो जाएंगे लोग, स्पेशली अद्वैत वेदांता में एक कॉन्सेप्ट है साक्षी का, एंड साक्षी मीन्स द विटनेस, नॉट द थिंकर, नॉट द बॉडी, नॉट द ईगो, नॉट द पर्सनैलिटी, एक अवेयरनेस जो सब चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। राइट नाउ अभी इसी वक्त आपको पता है, आप अवेयर हैं इस वीडियो से, यू आर अवेयर ऑफ योर बॉडी, यू आर अवेयर ऑफ साउंड्स अराउंड यू, क्या आवाज़ें आ रही हैं, आप सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ सम थॉट्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ, रिएक्शन दे रहे होंगे, बहुत लोग भड़क रहे होंगे, बहुत लोग वाह वाह कर रहे होंगे। तो यहाँ पे वियर्ड सवाल आता है, अगर आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो क्या आप आपके थॉट्स हैं? अगर आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो क्या आप अपने इमोशंस हैं? अगर आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो क्या सिर्फ आप अपनी बॉडी ही हैं? आपकी बॉडी बदल जाती है, आपका फेस बदल जाता है, आपके बिलीव्स बदल जाते हैं, योर पर्सनैलिटी हैज़ चेंज्ड। आपका चाइल्डहुड सेल्फ चला गया जो बचपन में थे, आपका टीनेजर प्यूबर्टी चली गई है, एंड येट कुछ ना कुछ यहाँ पे स्ट्रेंज हो रहा है जो कि आपको सेंस करवा रहा है कि यू आर हेयर, आई एम हेयर। स्पेक्टेटर थ्योरी ये कहती है कि डेथ वो चीज़ें हटा देती है जो चीज़ें अवेयरनेस के इनसाइड होती है। आपकी बॉडी डिसअपेयर कर जाएगी, आपका माइंड गायब हो जाएगा, आपका नाम गायब हो जाएगा, आपकी पर्सनालिटी गायब हो जाएगी, आपकी पर्सनल स्टोरी, आपके विन्स एंड लूजेस गायब हो जाएंगे, बट वो जो अवेयरनेस है वो रह जाएगी। नॉट यू एज ए पर्सन विद योर नेम, कि मैं नहीं, मैं खान बाबा नहीं भाई, मेरा नाम, मेरा ट्रॉमा, मेरे एम्बिशन, मेरी मेमोरीज, मेरे रिलेशनशिप, वो वर्जन ज़रूर मर जाएगा, बट वो जो विटनेस है उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाला, वो नहीं मरेगा शायद। और यहाँ पे ये थ्योरी ना कंफर्टिंग भी है एक तरीके से डिस्टर्बिंग भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इमोर्टैलिटी को बड़े पर्सनल तरीके से देखते हैं। लोग देखते हैं कि मेरा नाम, मेरी मेमोरीज, मेरे करीबी प्यार करने वाले लोग, मेरी आइडेंटिटी, मेरी पर्सनैलिटी वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होगी। हर थ्योरी ये कहती है, डेथ थ्योरी जो भी हमने आज तक सुनी है, बट स्पेक्टेटर थ्योरी वो प्रॉमिस ही नहीं करती। ये नहीं कहती कि आपकी ईगो सर्वाइव करेगी, वो ये कहती है कि ऑब्जर्वर सर्वाइव करेगा। और ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। ईगो आपका पार्ट है, वो ऑब्जर्वर आपसे पूरी तरीके से डिटैच्ड है। इमेजिन करो दोस्त, आप एक मूवी देख रहे हैं और उस मूवी में कैरेक्टर का नाम है, कहानी है, उसके इमोशंस है, उसके फियर्स है, उसके ड्रीम्स है, और आप उस कैरेक्टर से अटैच हो जाते हैं। जब वो सफ़र करेगा आपको भी सफरिंग फील होगी, जब वो मरेगा आपको भी उसके मरने का दर्द होगा। बट जब मूवी ख़त्म होती है ना, वो कैरेक्टर भी गायब हो जाता है, लेकिन वो स्क्रीन वहाँ पे रह जाती है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो स्पेक्टेटर थ्योरी भी आपकी लाइफ के बारे में कुछ ऐसे ही कहती है कि आपकी जो पर्सनैलिटी वो एक मूवी की तरह है, और आपकी जो बॉडी है, शरीर है, वो एक कैरेक्टर की तरह है। आपकी जो मेमोरीज हैं वो प्लॉट है, बट वो जो अवेयरनेस है वो उस मूवी के स्क्रीन की तरह है, आईमैक्स की समझ लो स्क्रीन। तो डेथ डिस्ट्रक्शन नहीं है उस स्क्रीन का, डेथ सिर्फ उस मूवी का डिस्ट्रक्शन है, उस मूवी का ख़त्म हो जाना है। डिस्ट्रक्शन भी नहीं, ख़त्म हो जाना है। अब हमें यहाँ पे 1 मिनट के लिए ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ये चीज़ ना साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। हम लोग जो भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस थ्योरी में बात कर रहे हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो डीपली कनेक्टेड है टू द ब्रेन। अगर ब्रेन को डैमेज करोगे तो कॉन्शियसनेस भी बदल जाती है। लेट्स से आपने एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया सर्जरी के दौरान, एनेस्थीसिया में कॉन्शियसनेस मानो गायब हो जाती है, तेल लेने चली गई। तो यहाँ पे मटीरियलिस्ट ऑब्जेक्शन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट कॉन्शियसनेस अपने आप में ही बड़ी मिस्टीरियस है। साइंस जो है स्कैन कर सकता है ब्रेन को, आपकी न्यूरल एक्टिविटी को मेजर कर सकता है, बट वो अभी भी स्ट्रगल करता है सवाल से कि हम सब ये फील क्यों करते हैं। हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स हमारे अंदर आ रही है, हमारे अंदर एक इनर वर्ल्ड ही क्यों है जिसमें हम अपनी मन भिड़ंत कहानियाँ चलाते हैं। एक ये फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस, हर चीज़ को छूने का, एक्सपीरियंस करने का एक्सपीरियंस होता ही क्यों है? इसी चीज़ को बोलते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्पेक्टेटर थ्योरी जो है इसी गैप में जो साइंस ढूंढने की कोशिश कर रही है इसमें आ जाती है। वो ये पूछती है कि व्हाट इफ़ ये जो हमारा ब्रेन है जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं, अपना पार्ट ये अवेयरनेस क्रिएट ही नहीं करता है, ये एक फैक्ट्री की तरह है जो कि प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है। व्हाट इफ़ ये जो हमारा भेजा है वो अवेयरनेस फिल्टर कर रहा है कि रेडियो की तरह, जो रेडियो होता है ना, वेव्स पर्टिकुलरली फिल्टर आउट करता है। अगर रेडियो टूटा तो म्यूज़िक टूट गया जो कि उस रेडियो के थ्रू आ रहा था। बट इसका मतलब ये नहीं है ऑटोमेटिकली कि जो ब्रॉडकास्ट जो उस रेडियो के थ्रू आ रहा था वो भी टूट गया। रेडियो टूटा है, वो फ्रीक्वेंसी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। अगेन यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है, ये एक एनालॉजी है। ये थ्योरी ये ज़रूर एक्सप्लेन करती है कि बहुत लोग ये क्यों बिलीव करते हैं कि डेथ शायद अवेयरनेस का एंड नहीं है। मे बी जो हमारा ब्रेन है भेजा है वो सोर्स नहीं है कॉन्शियसनेस का। मे बी वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, एक बर्तन की तरह है जिसके थ्रू
कॉन्शियसनेस फील हो सकती है एक पर्टिकुलर लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ है। और अगर ये चीज़ ट्रू है तो डेथ का मतलब ये नहीं मरने के बाद आप कहीं चले गए। इट मे बी मोर लाइक कि आप जग गए, जैसे मैट्रिक्स में नियो जग जाता है अपनी आइडेंटिफिकेशन से, ये मेरी आइडेंटिटी थी, उससे जग गया। तो आप अपने आप को कंफ्यूज करना छोड़ देते हो उस कैरेक्टर से जो अभी तक आप समझ रहे थे आप हैं। आपकी जो बॉडी है वो आपका डीपेस्ट पार्ट नहीं थी, आपका माइंड आपका डीपेस्ट पार्ट नहीं था, आपका ईगो आपका डीपेस्ट पार्ट नहीं था, वो आपके एक्सपीरियंसेस थे। एंड आप जो अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं ये मैं हूँ, वो एक अवेयरनेस है जिसको वो एक्सपीरियंसेस दिख रहे हैं। सोचो ड्रीम्स के बारे में। एक ड्रीम के अंदर ऐसा फील होता है आपकी बॉडी रियल है, ऐसा लगता है कि आपके ड्रीम में जो फियर्स हैं वो रियल है। अगर ड्रीम में आपको रोना आता है तो आप असली में भी देखो कभी वो होता है तो रोते हुए उठते हो। आपके ड्रीम में कोई डेंजर है तो असली लगता है, बट जब आप जगते हैं एंड आप रियलाइज़ करते हैं कि सब कुछ आपके अवेयरनेस के अंदर दिख रहा था तो लगता है अरे भाई ये सब तो रियल नहीं था। तो स्पेक्टेटर थ्योरी ये पूछती है व्हाट इफ डेथ इसी चीज़ की तरह है, नॉट स्लीप, नॉट हेवन, नॉट पनिशमेंट, बट एक अवेकनिंग। नाउ यहाँ पे एक बहुत ही खूंखार इम्प्लीकेशन आता है। अगर ये थ्योरी ट्रू हुई, डेथ आपके उस वर्जन को प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा ही नहीं जो कि आप इतना डेस्परेटली चाहते हैं वो प्रिजर्व हो जाए। लोग चाहते हैं मेरी ईगो इमॉर्टल बन जाए, लोग चाहते हैं मेरी स्टोरी परमानेंट रहे, वो कंटिन्यू हो किसी और दुनिया में, लोग चाहते हैं मेरी पर्सनैलिटी इटर्नल बन जाए, क्योंकि स्पेक्टेटर रह जाएगा बट वो कैरेक्टर मर जाएगा। सो यहाँ पे द रियल क्वेश्चन इज दैट सर्वाइवल, या फिर ये एक और तरीके की डेथ है कि हम इसको नाम स्पेक्टेटर दे रहे हैं लेकिन है एक तरीके की डेथ। अगर आपका नाम, आपकी मेमोरीज, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनल स्टोरी ही डिसअपीयर हो जाती है और अगर आपकी अवेयरनेस रह जाती है तो हम ये कहेंगे कि आप सर्वाइव कर गए, या फिर आप ये कहेंगे कि मेरे अंदर या मेरी अवेयरनेस में या मेरे आसपास जो एक विटनेस था वो सर्वाइव कर गया। बड़ा इंटरेस्टिंग। अब अगर इसको रेटिंग दे तो इस थ्योरी की पॉसिबिलिटी मुझे 6 या 7 लगती है। 6 ले लेते हैं आउट ऑफ 10, कंफर्ट 7 आउट ऑफ 10, एग्जिस्टेंशियल हॉरर ले लें भैया, मैं इसको 6 देना चाहूँगा, और माइंड बेंडिंग फैक्टर भाई 9। माइंड बेंडिंग थ्योरी है बिकॉज ये थ्योरी टेरिफाइंग नहीं है क्योंकि ये कहती है कि आप मर जाएंगे। ये टेरिफाइंग या ये डरावनी इसलिए है कि ये आपसे पूछती है आप असल में है कौन, और ये जो सर्वाइव अंदर से जो चीज़ करना चाह रही है वो सर्वाइव करना ही क्यों चाह रही है। सोचने वाली बात है। लेवल 4 पे आ जाते हैं भाई साहब। लेवल 4 है जहाँ पे डेथ बायोलॉजिकल दिखनी ख़त्म हो जाती है और टेक्नोलॉजिकल दिखनी शुरू हो जाती है। सिमुलेशन थ्योरी भाई, मैंने इसके ऊपर रिसेंटली विस्तार से वीडियो बनाया है, पूरा रैबिट होल में दिखाते हुए, वो भी जा सकते हैं उसके थ्रू, वीडियो के थ्रू, यहाँ पे आई बटन पे दिख जाएगा। पहले ये वीडियो देख लो उसके बाद उसको विस्तार से देख लेना। बट बेसिकली यहाँ पे समझाता हूँ व्हाट इफ़ ये जो रियलिटी है ये एक बेस रियलिटी नहीं है। तो मैं लगता है ये ओरिजिनल रियलिटी, लेकिन मैं कहूँ ये ओरिजिनल रियलिटी नहीं है। व्हाट इफ तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारा रिलेशनशिप और तुम्हारी इंटायर लाइफ एक एडवांस सिमुलेशन के अंदर रन हो रही है। समझ रहे हो क्या भाई? फाड़ू कॉन्सेप्ट है। समझ लो एक वीडियो गेम की तरह, एक वीडियो गेम की तरह एक कंप्यूटर है, उसके अंदर एक और कंप्यूटर है, उसके अंदर एक और कंप्यूटर है, उस वीडियो गेम में उस कैरेक्टर ने एक और कंप्यूटर बनाया, वीडियो गेम के अंदर वीडियो गेम के अंदर वीडियो गेम। बट ये जो बेसिक आइडिया है ये आता है एक फिलोसफर जिनका नाम है निक बॉस्ट्रॉम। 2003 में बॉस्ट्रॉम ने आर्ग्यू किया था कि अगर एडवांस सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल बन जाए कि वो रियलिस्टिक सिमुलेशन बना पाए ऑफ कॉन्शियस बीइंग, और अगर वो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ दो सिमुलेशंस रन करे, देन समझ लो भैया ये जो सिमुलेटेड माइंड्स हैं ये आउट नंबर कर सकते हैं ओरिजिनल बायोलॉजिकल माइंड्स को। तो मतलब इट इज़ मोर पॉसिबल दैट वी आर इन अ सिमुलेशन दैन वी बीइंग ओरिजिनल। हम शायद ओरिजिनल बायोलॉजिकल बीइंग है ही नहीं। और अगर ये सिमुलेटेड माइंड्स आउट नंबर रियल माइंड्स तो स्टैटिस्टिकली तो समझ लो भाई हम असली है ही नहीं। ये एक बहुत सीरियस आर्गुमेंट है दोस्त। ये कोई वो नहीं हो ये ग्लिच है, ग्लिच इन द मैट्रिक्स, ये डेजा वू की तरह हो गया, ग्लिच की तरह, ये मैट्रिक्स एक्स्ट्रा रीलोडेड हो गया हमारे साथ। ये वहाँ तक तो ठीक है, बट अगर इसका सीरियस वर्जन देखें तो ये बहुत प्रोबेबिलिस्टिक है, बहुत प्रोबेबिलिटी है। अगर फ्यूचर जनरेशन कॉन्शियस बीइंग को सिमुलेट कर सकती हैं एंड वो इतने ज़्यादा सिमुलेशंस रन कर सकें कि उसके अंदर भी जिंदगियां हैं, तो भाई सिमुलेशन इज़ वेरी वेरी कॉमन। और शायद ये हमारी ओरिजिनल ज़िंदगी नहीं है, वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन। अब इसको डेथ से जोड़ दो। मटीरियलिस्ट डेथ में डेथ का मतलब है ब्रेन का स्विच ऑफ हो गया। इटर्नल डैमनेशन में डेथ का मतलब है जजमेंट। स्पेक्टेटर थ्योरी में कैरेक्टर मर जाता है बट विटनेस रह जाता है। लेकिन यहाँ पे तो भाई सिमुलेशन थ्योरी है। डेथ का सीधी सादी भाषा में तुम्हारा प्रोग्राम ख़त्म, तुम्हारा अवतार जो है वो फंक्शन करना रोक देता है, और तुम्हारा डेटा जो है वो कहीं सेव हो गया, या तो डिलीट हो गया, या तो कॉपी हो गया, रिस्टार्ट हो गया, या फिर कहीं और मूव कर दिया गया। मे बी डेथ कोई स्पिरिचुअल इवेंट नहीं है, वो एक टेक्निकल इवेंट है। मे बी जिस चीज़ को तुम डाइंग बोल रहे हो वो एक प्रोसेस ऑफ शटिंग डाउन,
एक बड़े से सिस्टम में तुम शट डाउन हो गए, तुम्हारा विंडोज़ हो गया भैया। और ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल उठाता है, अगर ये रियलिटी सिमुलेटेड है तो कंट्रोल असल में कर कौन रहा है व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? कोई क्रिएटर, कोई सिस्टम, कोई कोड, कोई रिसर्चर जो कि बाहर से देख रहा है, या फिर कोई नहीं? समझ लो, इमेजिन करो अगेन, एक कैरेक्टर है जो कि एक वीडियो गेम के अंदर है, वो मर गया। अब उस गेम के अंदर डेथ तो फाइनल है, मर गया भाई, बॉडी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बट वो दुनिया कंटिन्यू होती जाएगी। बट फ्रॉम आउटसाइड द गेम, उस गेम के बाहर वो प्लेयर रीलोड हो सकता है, रीस्टार्ट हो सकता है, उसको डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, है ना, मॉड्स लगा सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, या फिर कैरेक्टर को कहीं और मूव कर सकते हो। तो सिमुलेशन थ्योरी यही पूछती है कि व्हाट इफ डेथ लुक्स फाइन। तो सिमुलेशन थ्योरी यही पूछती है कि ये जो डेथ है वो फाइनल इसलिए लगती है बिकॉज हम लोग उस सिस्टम के अंदर, उस सिस्टम के बाहर नहीं, उस गेम के अंदर एक प्लेयर की तरह खेल रहे हैं, बाहर से नहीं खेल रहे। तभी ये थ्योरी बहुत अनसेटलिंग, बहुत मरोड़ देने वाली है। ये नहीं कह रही हेवन एग्जिस्ट, ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी नहीं कह रहा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी नहीं कह रहा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये सिंपली ये कह रहा है कि आप समझ ही नहीं सकते सिस्टम को, बिकॉज आप उस सिस्टम के अंदर फंसे हुए हैं। और अगर आप सिस्टम नहीं समझ सकते तो आप शायद डेथ भी नहीं समझ सकते। बट हमें तो ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है कि वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन, बस एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है, कोई इस्टेब्लिश साइंस नहीं है, एक फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट है, एक पॉसिबिलिटी है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। तो समझ लो एक मॉडर्न वर्जन है ऑफ अ वेरी एंशिएंट क्वेश्चन, जो कि ये पूछता है कि व्हाट इफ रियलिटी इज़ नॉट व्हाट इट अपीयर्स टू बी, है ना। तो हमारे सेंसेस शायद रियलिटी को उस तरीके से दिखा नहीं रहे जो रियलिटी है। मे बी जो हमें दिखाया जा रहा है वो एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, एक रेंडर्ड दुनिया है, जैसे गेम में रेंडर होता है ना, एक इल्यूजन की तरह है। और डेथ जो है सिंपली एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे उस रियलिटी से एक्सेस कट ऑफ कर दिया। और ये अपने आप में डरावना है भाई। अगर ये दुनिया एक सिमुलेशन है तो डेथ शायद नेचुरल नहीं है, वो प्रोग्राम्ड है, किसी ने उसको प्रोग्राम किया है। मे बी जो तुम्हारी लाइफ स्पैन है वो कोई डेस्टिनी नहीं है, प्री डेस्टिन्ड, पहले से सोचा हुआ ये मेरी ज़िंदगी में होगा, वो एक पैरामीटर है। शायद तुम्हारी सफरिंग रैंडम नहीं है, वो भी कोडेड है। मे बी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी कॉस्मिक एक्सीडेंट नहीं है, डेटा है। और मटेरियलिस्ट डेथ यही कहती है आप एक ऑर्गेनिज्म है, बट सिमुलेशन थ्योरी कहती है यू माइट बी इन्फॉर्मेशन। भाई ऑर्गेनिज्म छोड़ो, तुम कोडेड इन्फॉर्मेशन हो, और इन्फॉर्मेशन कॉपी हो सकती है, एडिट हो सकती है, पॉज करी जा सकती है, डिलीट करी जा सकती है, या फिर ट्रैप करी जा सकती है इटर्निटी तक। ठीक है भाई, इसकी रेटिंग दे देते हैं अब हम। आप भी अपने कागज़ कलम पेंसिल पे रेटिंग दे दे। इसकी पॉसिबिलिटी 6/10 की लगती है मुझे मैथमेटिकल स्टैट्स देख के। कंफर्ट 5/10 है कि भाई चलो वीडियो गेम है और वीडियो गेम बनते जाएंगे। एग्जिस्टेंशियल हॉरर तो 8/10 है भाई, फाड़ देने वाली है। और अगर माइंड बेंडिंग फैक्टर लें तो 9/10 दे देते हैं भाई, क्योंकि अगर ये थ्योरी सही है तो डेथ शायद एंड नहीं है, और शायद डेथ फ्रीडम भी नहीं है। इट मे जस्ट बी अ फंक्शन, एक मशीन के अंदर चलता हुआ फंक्शन। और ख़तरनाक भाई। अब लेवल 5 ना भाई साहब, ये है जहाँ से असली माइंड बॉम्ब शुरू होता है, विच इज़ क्वांटम इमॉर्टैलिटी। अब मैं यहाँ पे पहली क्लैरिटी दे दूँ कि इससे पहले हम शुरू करें कि ये कोई प्रूवन साइंस नहीं है। दिस इज़ नॉट समथिंग विच यू शुड टेस्ट। ये एक मोटिवेशनल आइडिया नहीं है कि आप मैजिकली इमॉर्टल बन जाएंगे। क्वांटम इमॉर्टैलिटी एक ऐसा कंट्रोवर्शियल थॉट एक्सपेरिमेंट है जो कि आता है इंटरप्रिटेशन से। किसके इंटरप्रिटेशन से? क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है। और ये आइडिया अपने आप में डिस्टर्बिंग है, इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं। एक नॉर्मल लाइफ में हम ये सोचते हैं कि रियलिटी एक डायरेक्शन में जाती है ना, हम एक चॉइस लेते हैं, एक चॉइस से दूसरी चॉइस होती है, और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो खो जाती है, क्योंकि आपने जो चॉइस किया ज़िंदगी वैसी जाएगी ना, उसके अलावा तो कहीं जाएगी नहीं। बट इन द मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहानी ज़रा थोड़ी सी अलग है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, जब भी क्वांटम इवेंट के मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, रियलिटी सिर्फ एक आउटकम चूज नहीं करती, इंस्टेड ऑल पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। जैसे गेम में आपने देखा होगा, आप A B C D चूज करिए, गेम भी हटाओ, कौन बनेगा करोड़पति में? समझ लो चारों ऑप्शन सही है, और चारों ऑप्शन आपको करोड़पति बनने के रास्ते पे ले जाएंगे। हो सकता है करोड़पति बन जाए, हो सकता है आप डूब जाए, हो सकता है फोन अ फ्रेंड ना लगे। मतलब हर एक ऑप्शन, आपने तो 4 में से एक ही ऑप्शन चूज किया ना, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन आपको लगा भाई उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन पे मेरी जिंदगी अब आगे बढ़ेगी। नहीं, मेनी वर्ल्ड्स में, इन्फाइनाइटली मेनी वर्ल्ड्स में, और अलग अलग ऑप्शंस के अलग अलग आउटकम्स आ रहे हैं। मतलब आप जैसे और एग्जिस्ट करते हैं जो अलग अलग ऑप्शंस ब्रांच करते जा रहे हैं। समझ रहे हो? समझो रियलिटी ब्रांच हो गई, अलग अलग आउटकम्स आ रहे हैं,
तो एक ब्रांच में इवेंट ए होता है, किसी और ब्रांच में इवेंट बी भी होता है, किसी और ब्रांच में इवेंट सी भी होता है, बट आप उन ब्रांचेस को देख नहीं पा रहे बिकॉज आप एक ही ब्रांच के अंदर हैं, बट थ्योरेटिकली हर ब्रांच एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको डेथ से कनेक्ट कर दो। एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करिए जहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। एक ब्रांच में आप मर रहे हैं और दूसरी ब्रांच में आप सर्वाइव कर रहे हैं। अब बाहर से जो बाकी लोग होंगे वो आपको मरते हुए देखेंगे उस ब्रांच के अंदर, एक ब्रांच में, बट आप अपने फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस से उस ब्रांच को एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते जहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस खत्म हो गई। जिस चीज़ से मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो चीज़ ही खत्म हो गई। ये थ्योरी ये कहती है आपकी जो अवेयरनेस है वो हमेशा कंटिन्यू करती रहेगी उस ब्रांच में जहाँ पे आप सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब एक ब्रांच में, एक ऑप्शन में आप मर गए, दूसरे ऑप्शन में आप कहीं और सर्वाइव कर रहे हैं। नो मैटर हाउ अनलाइकली दैट ब्रांच इज, आप उसमें सर्वाइव करेंगे। इसको कहते हैं क्वांटम इमोर्टैलिटी। नॉट बिकॉज की बॉडी मर नहीं सकती, नॉट बिकॉज की अदर पीपल विल नेवर सी यू डाई, आप मरोगे, बट बिकॉज आपका उन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ एक ही ब्रांच को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो और दूसरा ब्रांच कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ये बहुत टेरिफाइंग क्लेम है। हर कोई आपका फ्यूनरल अटेंड करने आएगा, हर कोई आपको मरते हुए देखेगा, बट आप कभी डेथ एक्सपीरियंस करेंगे ही नहीं। आप जगते जाएंगे, एक जगह मारेंगे दूसरे ब्रांच में जगेंगे, एक जगह मारेंगे दूसरे ब्रांच में जगेंगे, क्योंकि आपकी कहानी कहीं और कंटिन्यू हो रही है। शायद हो सकता है किसी और ब्रांच में, एक ब्रांच में आपको किसी गाड़ी ने ठोक दिया, दूसरी ब्रांच में किसी ने आपको उस गाड़ी के सामने से बचा लिया, तो आपकी ज़िंदगी वहाँ कंटिन्यू होगी। 1 इंच से उस गाड़ी ने आपको छोड़ दिया। हो सकता है कोई बीमारी है, एक ब्रांच में आप मर गए कैंसर की वजह से, दूसरे ब्रांच में अचानक से रुक गई, कीमोथेरेपी काम कर गई। द एक्सीडेंट हैपन डिफरेंटली। तो यूनिवर्स वो वाला वर्जन आपका सिलेक्ट करती रहेगी, ऐसा वर्जन जो कि हमेशा सर्वाइव करता जा रहा है। तो मतलब समझ लो 100 ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच में मरा, फिर 99 ब्रांच में चले गए, फिर एक ब्रांच में मरा, ब्रांच नंबर 87 में चले गए, सर्वाइव करो, एक और ब्रांच बना, तो ये इन्फिनिटली चलता जाएगा, चलता जाएगा। नाउ अगेन, ये कोई प्रूवन क्लेम नहीं है। मोस्ट साइंटिस्ट डू नॉट ट्रीट क्वांटम इमोर्टैलिटी एज समथिंग यू कैन रिलाई ऑन। ये कॉन्ट्रोवर्शियल अजम्पशंस पे आधारित है जो कि कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी, आइडेंटिटी एंड द मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन की जो थ्योरीज है इसके अराउंड है, बट एक फिलोसॉफिकल रैबिट होल से इसको देखा जाए तो बड़ी टेरिफाइंग है। बिकॉज ये हमारे बेसिक अजम्पशन डेथ के, कि डेथ के बाद सब कुछ खत्म, उसको तोड़ देती है। हम लोग तो ये सोच रहे हैं भाई डेथ मतलब कि हम लोग एक दिन उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, डेथ विल बी एन एक्सपीरियंस। बट ये थ्योरी ये कहती है कि डेथ कभी अंदर का एक्सपीरियंस था ही नहीं। डेथ हमेशा शायद बाहर से होती है, बाहर के पर्सपेक्टिव से होती है। फॉर अदर्स यू डाई, तुम्हारे लिए रियलिटी कंटिन्यू होती जाएगी, एक जगह आंख बंद करोगे कहीं और खुल जाएगी। तुम कभी डार्कनेस एंटर कर ही नहीं सकते, तुम कभी नथिंगनेस एंटर कर ही नहीं सकते, तुम कभी वो फाइनल, जैसे डेथ को बताया जाता है ना, फाइनल ब्लैंक सीन, वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। तुम्हारा एक्सपीरियंस सिर्फ जंप करता रहेगा फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, फ्रॉम वन एक्सपीरियंस टू अनदर, एक्सपीरियंस कंटिन्यूस। अब शुरुआत में तो बड़ी कंफर्टिंग थ्योरी लगती है, भाई हम मरेंगे नहीं, क्योंकि भाई कौन नहीं जीना चाहता है ना, सबको जीना है, किसी को नहीं मरना। बट थिंक डीपर, व्हाट इफ सर्वाइवल इज नॉट ऑलवेज अ ब्लेसिंग? व्हाट इफ क्वांटम इमॉर्टैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप फॉर एवर यंग, हेल्दी, हैप्पी और पावरफुल जीते रहेंगे, कि आपने नई जिंदगी रीसेट हो गई आपकी। व्हाट इफ इसका मतलब ये है कि आपकी कंडीशन हर ब्रांच के साथ साथ वर्स होती जाएगी। आप कैंसर तो सर्वाइव कर गए, लेकिन और आपका कैंसर बुरी हालत हो गई, आपकी समझ लीजिए बायां हाथ काटना पड़ गया। शायद आप एक्सीडेंट तो सर्वाइव कर गए, बट आपके हाथ पैर टूट गए। शायद कोई बीमारी तो सर्वाइव कर गए, बहुत वीक हो गए। तो आप सर्वाइव सब कुछ कर रहे हैं ब्रांचेज में, बट इट इज़ नॉट नेसेसरीली इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। यहाँ पे क्वांटम इमॉर्टैलिटी ना एक नाइटमेयर बन जाती है। यहाँ पे क्वांटम इमॉर्टैलिटी ना एक नाइटमेयर बन जाती है, बिकॉज ऑर्डिनरी डेथ जो है एटलीस्ट उसकी एक फाइनैलिटी होती है कि हाँ भाई खत्म। मटीरियलिस्ट डेथ ये कहते हैं वन डे इट एंड्स, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट क्वांटम इमॉर्टैलिटी तो कह रही है कि वो आपके वो शायद कभी खत्म ही नहीं होने वाला एक्सपीरियंस। नॉट बिकॉज आप कोई गॉड के अंश हैं या डिवाइन है, नॉट बिकॉज आप प्रोटेक्टेड हैं, बट बिकॉज आपकी कॉन्शियसनेस कोई ना कोई ब्रांच ढूंढ लेगी एग्जिस्ट करने के लिए। और इसकी सबसे डार्केस्ट इम्प्लीकेशन ये है कि शायद आपके पर्सपेक्टिव से डेथ इम्पॉसिबल है, बट डीके इम्पॉसिबल नहीं है। पेन इज़ नॉट, लॉस इज़ नॉट, लोनलीनेस इज़ नॉट, एजिंग इज़ नॉट, वो सब होगा, बट मरोगे कभी नहीं। शायद आप कभी मरना एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते, बट यू मे एक्सपीरियंस एंडलेस सर्वाइवल। जीरो 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 जीरो, वो ज़्यादा खतरनाक है। अब इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म बड़ा ही सिंपल है। इवन इफ ये मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन या थ्योरी ट्रू है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पर्सनल कॉन्शियसनेस जो है हमेशा मीनिंगफुल वे में कंटिन्यू करेगी। लल्ला लल्ला लोरी भैया, रेनबोज एंड सनशाइन, मरे कहीं और वापस से एकदम हैंडसम मर्द की तरह आप घूम रहे हैं, औरत की तरह घूम रहे हैं।
ये जो सर्वाइविंग ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर होती चली जाएंगी, उसमें आपकी लाइफ और ज़्यादा शायद मुश्किल होती चली जाएगी, क्योंकि आप ये समझो आपके साथ इस ब्रांच में कुछ बहुत बुरा होने वाला था, है ना, वो बुरा हुआ, आप मरे, लेकिन उस ब्रांच में आप जिंदा बच गए, वहाँ से आपकी लाइफ कंटिन्यू हो रही है। बट हो सकता है आपका हाथ उड़ गया, आपका पैर उड़ गया। अब हाँ, ये थ्योरी ज़रूर कहती है इतने सारे ब्रांचेस में आपके कुछ वर्जन सर्वाइव कर जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिस्क लेना शुरू कर दें, कहीं से कूदना शुरू कर दें, है ना। दिस इज़ वाई क्वांटम इमोर्टैलिटी है ना, वो एक माइंड एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करनी चाहिए, नॉट एज लाइफ एडवाइस। बट अगर हम बात करें एज अ थ्योरी ऑफ डेथ, इट इज़ नॉट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आइडियाज एवर क्रिएटेड, बिकॉज ये कहता है कि डेथ शायद एक डोर नहीं है, डेथ शायद डार्कनेस नहीं है, डेथ शायद कोई जजमेंट नहीं है, बट डेथ शायद एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा होती रहेगी आपके दूसरे ब्रांचेज में, दूसरे वर्जन्स के साथ, वाइल आपका जो वर्जन है जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है इस प्रेजेंट मोमेंट में, वो अपने प्रेजेंट मोमेंट में कंटिन्यू करता जाएगा तकलीफ़ के साथ। तो इसकी रेटिंग दे देते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी सुन के 3/10 लगती है, कंफर्ट लेवल तो भाई 4/10 आ रहा है, एग्जिस्टेंशियल हॉरर ले ले तो काइंड ऑफ 9/10 है, ठीक है लाइफ कंटिन्यू हो रही है लेकिन लगे भी पड़े। माइंड बेंडिंग फैक्टर इसका 10/10 है, क्योंकि ये थ्योरी सिर्फ ये नहीं कह रही, ये नहीं पूछ रही कि व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, ये कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग पूछ रही है कि व्हाट इफ़ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डेथ कभी आते ही नहीं, और अगर डेथ कभी आती ही नहीं तो आप इस एग्जिस्टेंस में कब तक ट्रैप रहेंगे। इटर्नल रिकरेंस भाई साहब मेरा फेवरेट टॉपिक, लेवल 6 है। यहाँ पे हमारे बाबा फ्रीडरिक नीचा, ग्रेट जर्मन फिलोसफर आ गए। यहाँ हेवन नहीं, यहाँ हेल नहीं, यहाँ री इनकारनेशन नहीं, इटर्नल रिकरेंस कुछ ज़्यादा ही खूंखार चीज़ कह देता है। व्हाट इफ़ डेथ के बाद आप उसी ज़िंदगी में वापस पैदा हो जाते हैं, नॉट अ सिमिलर लाइफ, नॉट अनदर वर्जन, एग्जैक्ट लाइफ जैसी अभी तक जीते आए हो, सेम पेरेंट्स, सेम बॉडी, सेम बचपन, सेम मिस्टेक्स, सेम हार्ट ब्रेक्स, सेम फियर, सेम कॉन्वर्सेशन, सेम रिग्रेट, सेम डेथ, समझ लो डेजा वू की तरह कि रिपीट हो रहा है सब कुछ एकदम, एक नीडल इधर से उधर नहीं, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन फॉर एवर, एक इटर्नल रेकरेंस में। एंड वो यूनिवर्स जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो किसी एंडिंग की तरफ नहीं जाता, वो लूप में घूमता रहता है। जैसे कहा जाता है ना, बिग बैंग की एक थ्योरी ये है कि बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ जो हमको लगता है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, बट इट वॉज डेथ ऑफ अनदर यूनिवर्स, एंड वो लूप में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इट लूप्स। जो भी आपके साथ हुआ वो वापस से होगा, हर मोमेंट वापस से आएगा, हर दर्द वापस से आएगा, हर खुशी वापस से आएगी, हर छोटी से छोटी डिटेल वापस से आएगी। सुबह में जो तुमने कॉफ़ी का कप पिया, अगले जन्म में या अगली वापस से लाइफ के साइकिल में तुम उसी दिन, उसी समय, उसी सेकंड वही चुस्की वापस से मारोगे। समझ रहे हो? द मैसेज यू इग्नोर, द इंसल्ट यू स्टिल रिमेंबर, सब वापस से होगा। हो सकता है किसी इंसान से तुमने फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी, अभी तक दर्द होता है वो फीलिंग ना कन्फेस करने का, वो भी वापस से होगा। एक रात जिसमें तुम अकेले बैठ के चुप से रोए थे, काश मेरे को कोई कंधा देने वाला था, वो फिर रोगे तुम। जिस दिन तुम्हें एक अंदर में फीलिंग आएगी भाई आज तो मैं जीऊँगा, वो वापस से वो फीलिंग आएगी सक्सेस की। अब नीचा ने इस आइडिया को एक टेस्ट की तरह आपके सामने प्रेजेंट किया था। नीचा जब सिल्स मारिया में चल रहे थे, एक स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ तक मुझे याद है सिल्स मारिया में चल रहे थे, एक लेक के पास से गुजर रहे थे, तो एक पत्थर देखा और उनको एक रेवलेशन सी आई कि भाई इमेजिन करिए, उन्होंने कहानी बताई कि एक डीमन एक दिन आपको आके बोलता है कि ये जो लाइफ तो अभी दोस्त जैसे जी रहा है ना, वैसे ही जीता रहेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स, हर जॉय, हर शेम, हर फीलिंग जो भी मैं अभी तक आपको बताता जा रहा हूँ, वो सब जीता जाएगा, बार बार जीता जाएगा, जीता जाएगा, जीता जाएगा। नाउ आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, ये जो डीमन ने तेरे को ये फीलिंग दी दोस्त, आपको ये फीलिंग दी दोस्त, नाउ आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, ये जो आपके अंदर फीलिंग आई, ये आपको क्या लगेगा? किसी डीमन ने आपको ऐसी आके चीज़ बता दी कि भाई ये मेरे को इटर्निटी तक सेम लाइफ जीनी है, तो आपको क्या लगेगा? ये ब्लेसिंग है या एक कर्ज है? ये है असली पावर ऑफ इटर्नल रिकरेंस, कि भाई मैं तो नहीं जी सकता, मैं ये ज़िंदगी नहीं जी सकता, बेकार है, ये डीमन बेकार है, हरामी डीमन है, साले ने मेरे को भड़का दिया, मैं तो नहीं जी सकता। या फिर आप एक्शन लोगे और बोलोगे चलो अभी तक की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब जो बची हुई ज़िंदगी है उसको मैं इतने अच्छे से जीऊँगा, उस लड़की से कन्फेस करूँगा, उस लड़के से कन्फेस करूँगा, वो एग्ज़ाम क्रैक करूँगा, वो नौकरी लूँगा, वो पैसे कमाऊँगा, वो दुनिया घूमूँगा, अपने पेरेंट्स से ढंग से बात करूँगा कि मुझे वापस से वो चीज़ें ना जीनी पड़े। तो नीचा यहाँ पे सिर्फ एक थ्योरी नहीं दे रहे थे अबाउट द यूनिवर्स, वो टेस्ट ले रहे थे इंसान का रिलेशनशिप विद देयर लाइफ। अगर आपको सही में कोई कह दे यू विल रिपीट योर लाइफ फॉर एवर, तो आप क्या करके चिल्लाना शुरू कर देंगे या कहेंगे बिल्कुल भाई आई एम रेडी। यहाँ पे
नीचा का एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ अमोर फाती। अमोर फाती मतलब होता है लव ऑफ फेट, नॉट अपनी फेट को टॉलरेट करना, झेलना, नॉट कि आप उसको हाँ बिखरे हुए मुंह से सैड फेस से एक्सेप्ट कर लें। लव इट, जो हुआ उससे प्यार करो, जिस चीज़ ने आपको चोट पहुंचाई उससे प्यार करो, जिन सिचुएशंस ने, ये नहीं कह रहा किसी ने पीटा पकड़ के तुम्हें उसको प्यार कर रहे हो, जिस सिचुएशन ने तुम्हें शेप किया उसको प्यार करो, जिस सफरिंग ने तुम्हें बनाया है या तुम्हें सफरिंग तोड़ रही है उससे प्यार करो कि हाँ भाई हुआ है, आई एक्सेप्ट इट। नॉट बिकॉज सफरिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बट बिकॉज बिना सफरिंग के तुम वो हो ही नहीं पाते जो तुम आज हो। ज़्यादातर आफ्टर लाइफ थ्योरीज ना तुम्हें सेव करने की कोशिश करती है इस लाइफ से। मटीरियलिस्ट डेथ ले लो कि भाई एक दिन सब कुछ खत्म होगा, इटर्नल डैमनेशन, वन डे जजमेंट मिलेगा, तुम्हें जस्टिस मिलेगी, है ना। स्पेक्टेटर थ्योरी कह रही है कैरेक्टर मर जाता है, विटनेस रह जाता है। क्वांटम इमोर्टैलिटी कह रही है मे बी हमने कभी डेथ एक्सपीरियंस ही नहीं करी, बट इटर्नल रेकरेंस कुछ अलग ही कह रहा है कि तुम लाइफ एस्केप नहीं कर सकते दोस्त, तुम उसमें वापस आते हो। और वो अपने आप में खौफनाक है, बिकॉज ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ नहीं चाहते वो रिपीट हो, नहीं चाहते, उनको करेक्शन चाहिए, उनको एक एडिटिंग चाहिए, उनको एक सेकंड चांस चाहिए। अभी तो इतनी सारी थ्योरीज हैं, वो शेम हटाना चाहते हैं, वो ट्रॉमा हटाना चाहते हैं, वो सुपिड डिसीजंस हटाना चाहते हैं, वो वेस्टेड ईयर्स हटाना चाहते हैं, वो मिस अपॉर्चुनिटीज़ हटाना चाहते हैं, बट इटर्नल रेकरेंस कोई एडिटिंग का मौका नहीं देता, कोई इम्प्रूव वर्जन नहीं देता, कोई डायरेक्टर्स कट नहीं देता, कोई रीस्पॉनिंग रीलोडिंग द गेम नहीं देता, वही लाइफ बार बार। और इसी वजह से यह आपका शीशा बन जाता है। क्या तुम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो कि अगर वो बार बार रिपीट होगी तो तुम उसमें खुश रहोगे? अगर तुम अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हो, इटर्नल रेकरेंस तुम्हारी ज़िंदगी को नरक हेल बना देगा। अगर तुम बोके बकैद बन के जी रहे हो, पूरी ज़िंदगी डरपोक बन के जी रहे हो, अपने बुलीज़ के लिए स्टैंड अप नहीं करते, अपनी लाइफ के लिए स्टैंड अप नहीं करते, तो पूरी ज़िंदगी इटर्निटी तक वो बोके पने में जीते रहोगे। अगर तुम कॉन्स्टेंटली अपने आप को धोखा दे रहे हो तो मतलब बार बार अपने आप को इटर्निटी तक धोखा देते रहोगे। यही है इस थ्योरी का खौफनाक रूप। हेल शायद कोई जगह नहीं है आफ्टर डेथ। हेल मे बी बीइंग फोर्स्ड टू रिपीट लाइफ अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जो कि तुम कभी जी ही नहीं पाए। नाउ हमें ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, ये एज अ साइंटिफिक थ्योरी इटर्नल रेकरेंस इज नॉट प्रूवन, है ना। मैनी पीपल रीड इट लेस एज फिजिक्स एंड मोर एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट, फिलोसफिकल थॉट एक्सपेरिमेंट। बट द डीपर क्वेश्चन ये नहीं है कि यूनिवर्स क्या लिटरली रिपीट करेगा। डीपर क्वेश्चन ये है, वॉट वुड इट मीन फॉर मी अगर वो रिपीट करेगा, मेरे लिए वो क्या मीन करेगा। अगर इवन इफ वी से कि इटर्नल रेकरेंस फिजिकली ट्रू नहीं है, बट साइकोलॉजिकली बहुत डिवास्टेटिंग है। वो तुम्हें फोर्स कर देगा अपनी ज़िंदगी को वैसे ट्रीट करने में जैसे तुम ट्रीट करो एक रफ ड्राफ्ट की तरह। लोग अपनी ज़िंदगी हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे आज का दिन काउंट ही नहीं होता, अरे कल कर लेंगे, एज इफ एक दिन उठेंगे और सब कुछ मीनिंगफुल बन जाएगा उनके लिए। एक दिन उठेंगे सब कुछ डिसिप्लिन हो जाएगा, एक दिन ब्रेव बन जाएंगे, एक दिन अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। जैसे लोग करते हैं ना, चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बेस्ट शेड्यूल, बेस्ट एकदम पूरा 365 दिन नो फैप, एकदम क्लीन प्रोटीन डाइट, क्लीन जिमिंग, रोज़ सुबह कोल्ड शावर, तभी मैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुल मानूंगा। वो डे वन कभी आता ही नहीं। इटर्नल रेकरेंस को कहता है नो, यही है, आज का दिन ही काउंट होता है, ये मोमेंट काउंट होता है, ये चॉइस काउंट होती है। बिकॉज अगर ये मोमेंट बार बार आना होगा, क्या तुम उसको वापस से चूज़ करोगे? ये थी नीचे की छुरी। वो आपको कंफर्ट नहीं करता, वो आपको कॉर्नर कर देता है, वो आपको ये पूछने पे मजबूर कर देता है कि एम आई लिविंग समथिंग आई वुड बी विलिंग टू रिपीट, क्या मैं ऐसी ज़िंदगी वापस जीना चाहूँगा? और अगर आंसर अभी भी आपका नहीं है, इतना बोलने बकने के बाद भी, तो ये थ्योरी आपके लिए एक वार्निंग है दोस्त। अपनी ज़िंदगी बदल लो बिफोर इट बिकम्स एन इटर्नल लूप। समझ लो, खतरनाक भाई, मज़ा आता है मुझे तो इसकी थ्योरी पढ़ने में। रेटिंग दे देते हैं, पॉसिबिलिटी अगर ले लें तो 4/10 मुझे लगती है, 3-4 देते हैं। चलो, कंफर्टिंग तो बिल्कुल नहीं है, 3/10 है। बहुत कम ही लोग इसको समझ पाते हैं, अपनी ज़िंदगी बेहतर बना पाते हैं। दूसरों से लड़ते रह जाते हैं, भैंसबाजी करते रह जाते हैं, स्ट्रेंजर से कमेंट सेक्शन में गाली गलौज करते रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल हॉरर ले लें तो 8/10 है, माइंड बेंडिंग फैक्टर 9/10 मैं तो लूँगा, क्योंकि इटर्नल रेकरेंस आपको डराता नहीं है विद द पनिशमेंट आफ्टर डेथ, वो आपको डराता है विद योर ओन लाइफ। तो द रियल नाइटमेयर अकॉर्डिंग टू नीचे एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इज नॉट डाइंग, रियल नाइटमेयर है वही लाइफ बार बार रिपीट करते रहना, ऐसी लाइफ जो कि आप एक्चुअली जीने से डर रहे थे। अब भैया हम लेवल 7 पे पहुंच चुके हैं, और लेवल 7 थोड़ा सा ज़रा वीडियो इमोशनल कर सकता है, क्योंकि हम आ गए अब एक थ्योरी पे। भैया एक थ्योरी क्या है?
एक थ्योरी जो है बहुत पॉपुलर हुई थ्रू एंडी वेयर करके है, इनके नाम की प्रोनाउंसिएशन देख लें कि एक शॉर्ट स्टोरी थी दी एग, और इनका आइडिया इज़ वेरी सिंपल, बट अगर वो सिंपल आइडिया हिट कर गया ना, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट। इमेजिन करो व्हाट इफ़ हर ह्यूमन बीइंग जो कि अभी तक जिया है वो आप है, हर इंसान जो अभी तक आया है वो सही में आप है। तो उस मेटाफोरिकली नहीं, मैं कहानी नहीं बता रहा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। हर इंसान जिसको आपने प्यार किया, हर इंसान जिससे आप चिढ़े, हर स्ट्रेंजर जिसको आपने इग्नोर किया, हर विक्टिम, हर क्रिमिनल, हर राजा, हर गुलाम, हर बच्चा, हर एनिमी बोल रहे थे हम, एमी अवार्ड्स हो जाता, बट ऑल ऑफ देम वर यू, सब कोई आप हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मरने के बाद आप वापस पैदा हुए हैं, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, मरेंगे पैदा होंगे, मरेंगे पैदा होंगे। बट ये तो सुना होगा भाई रीइंकार्नेशन टाइप है, बट ये कोई नॉर्मल टाइमलाइन नहीं है। हो सकता है पास में पैदा हो जाए, हो सकता है फ्यूचर में पैदा हो जाए, हो सकता है अदर कंट्री में पैदा हो जाए, हो सकता है किसी और जेंडर में पैदा हो जाए, हो सकता है किसी और रिलीजन में पैदा हो जाए, हो सकता है किसी और क्लास में पैदा हो जाए, हो सकता है किसी और शरीर में पैदा हो जाए, और इवेंचुअली आप पैदा होते 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 हर उस इंसान की ज़िंदगी जी लेंगे जो कि आज तक इस दुनिया में आया है। तो एक ही इंसान है जो सब इंसानों की ज़िंदगी जी रहा है। तो यूनिवर्स एक अंडे की तरह बन जाता है, एक कॉस्मिक वोम, ठीक है, बच्चेदानी की तरह, कॉस्मिक बच्चादानी, जहाँ पे एक कॉन्शियसनेस मैच्योर होती है दूसरी कॉन्शियसनेस को समझ के, और हर पॉसिबल ह्यूमन लाइफ को समझ के। उस अंडे के अंदर सब कुछ है। आप एक इंडिविजुअल सोल नहीं, अमंग बिलियंस ऑफ सोल्स, तुम वही एक सोल हो जिसने मास्क पहन रखा है। सोचो, एकता। अब ये तो सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना, कभी बार होता है यार, सभी इंसानों को रील्स आ जाती है ना, आर चाइल्डहुड मेमोरीज, वी यूज टू डू इट इन चाइल्डहुड। पंखे का क्या करते हैं, पंखा वो करता है ना, लट्टू घुमाते हैं, है ना, कुछ चीज़ें होती हैं, टांग ऐसे ऊपर नीचे करते हैं बिस्तर पे लेट के। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यूनिवर्सल कैसे हो सकती है। शुरुआत में तो बड़ा ब्यूटीफुल लगेगा, बट ये धीरे 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 खतरनाक होता चला जाता है। क्योंकि अगर हर इंसान तुम हो, तुम मैं हूँ, मैं तुम हो, तुम ये है तुम वो हो, तो भाई इसका तो कोई एस्केप ही नहीं है। जो तुम दूसरों के साथ करोगे तुम्हारे साथ भी हो सकता है, जो तुम्हारे साथ होगा दूसरों के साथ भी हो सकता है। हर जख्म जो तुम दोगे हो सकता है तुम्हें उस तरफ किसी और दिन फील हो। हर क्रूअल्टी जो तुम करोगे शायद तुम भी एज ए विक्टिम फील करो। हर काइंडनेस जो तुम एक्सपीरियंस करोगे शायद वो दूसरा बंदा किसी और जन्म में या तुम वो बन के एक्सपीरियंस करें। तो देर इज़ नो अदर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर जगह तुम हो और तुम ही अपने आप से बार बार मिल रहे हो, लेकिन उस मिलन को याद नहीं कर पा रहे। सोचो, इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जिसको तुम बहुत ज़्यादा हेट करते हो, एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा जज करते हो, एक ऐसा इंसान जिसको तुम स्टूपिड, वीक, सेल्फिश, इविल या बियॉन्ड सेविंग, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक थ्योरी इस पर पता है क्या बोलती है, वो इंसान भाई तू खुद है। बोलते हैं ना हम एक दूसरे के आईना है। एक ना एक दिन तुम्हें उसके शरीर में होना होगा, तुमको उसका चाइल्डहुड जीना होगा, तुम्हें उसका ट्रॉमा, उसके फियर, उसकी लोनलीनेस, उसका गुस्सा, उसकी ब्रेन केमिस्ट्री, उसका एनवायरनमेंट, उसके सारे गलत डिसीजन वो तुम भी जियोगे भाई फाड़ू। और उनकी ज़िंदगी के अंदर से तब तो उसकी ज़िंदगी में जाओगे तुम्हें शायद फाइनली समझ में आएगा वो ऐसा क्यों बन पाया। एकदम लाइव प्रोसेस नहीं कर पाओगे लेकिन समझ पाओगे। लगता है ना कभी कभार तुम मेरे जूते में अपने आप को रख के देखो तब समझोगे मैं कितना दर्द में हूँ। शायद तुम कुछ लाइफ में कुछ थे, अब तुम उसके जूते में सही में आ गए हो। इसका मतलब ये नहीं कि ईविल कांड करना बिकम्स एक्सेप्टेबल। इट मीन्स कि भाई जजमेंट और मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपके पास वो सेम एग्जैक्ट बॉडी, मेमोरीज, वूंड्स, एनवायरनमेंट्स, टेम्पटेशन सब कुछ हो तो क्या तुम श्योर हो कि तुम बहुत अलग तरीके से बिहेव करोगे। यही है इमोशनल वायलेंस एक थ्योरी का। अगर तुम्हारे ऊपर वो सारी चीज़ें डाउनलोड कर दी जो तुम बोल रहे हो उस इंसान में खामियां हैं, तो तुम क्या करोगे। क्योंकि एक थ्योरी ना एरोगेंस डिस्ट्रॉय कर देती है। ये हेट्रेड को स्टूपिड फील करवाते रहे, मैं हेट क्यों कर रहा हूँ भाई, मेरे साथ भी हो सकता है। ये क्रूअल्टी को ऐसा लगता है कि भाई क्रूअल्टी सबसे गंदी चीज़ है, और कंपैशन बड़ा लॉजिकल लगने लग जाता है। कहते हैं ना तुम लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करो जिस तरीके से तुम एक्सपेक्ट करोगे कि वो तुम्हें ट्रीट करें। तुम भी चाहोगे ना तुम्हें भी लोग प्यार से ट्रीट करें, तो तुम क्यों लोगों से बदतमीजी करते हो। तुम भी चाहोगे ना कि कल को तुम रोड पे निकलो, तुम्हारे लोग प्यार से बात करें, तुम्हारे ऊपर बदतमीजी ना करें, थूके नहीं, तो तुम भी उनको वही दो। अब इसको डेथ से जोड़ दो।
भाई मटेरियलिस्टिक डेथ में क्या हुआ, तुम डिसअपियर हो गए। इटर्नल डैमनेशन में तुम्हें जज किया जा रहा है, इटर्नल रेकरेंस में तुम्हारी लाइफ रिपीट हो रही है बार 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 बार। बट एक थ्योरी में डेथ एक रास्ता है, एक डोरवे है इनटू एवरीवन एल्सेस लाइफ। किसी की भी लाइफ में तुम जा सकते हो और मजबूरन जाओगे, और अपने आप को तुम रिपीट नहीं करोगे, तुम एंटायरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी बन जाओगे। विक्टिम भी तुम ही हो, मर्डरर भी तुम ही हो, ऑपरेसर भी तुम ही हो, सेंट भी तुम ही हो, सिनर भी तुम ही हो। मतलब कांड करने वाले भी तुम ही हो और पुण्य करने वाले भी तुम ही हो। अमीर भी तुम हो, गरीब भी तुम हो। तुम्हें ही प्यार किया जाएगा, तुम्हें अबैंडन किया जाएगा। तुम ही वो इंसान हो जो फॉरगिव करोगे और वो इंसान बन जाओगे जो फॉरगिवनेस की भीख मांगेगा। यही है भाई, ये खतरनाक है। अगर एक थ्योरी ट्रू हुई या लेट से होती है तो तुम्हारी आइडेंटिटी कुछ नहीं, जो अपनी आइडेंटिटी पे इतना छाती पीटते हो। तुम्हारा नाम टेम्पररी हो जाएगा, तुम्हारी नेशनैलिटी टेम्पररी हो जाएगी, तुम्हारा रिलीजन टेम्पररी हो जाएगा, तुम्हारा ये शायद जो बायोलॉजिकल जेंडर समझते हो वो टेम्पररी हो जाएगा, तुम्हारी जितनी आइडियोलॉजी या सेट ऑफ आइडियाज़ है वो टेम्पररी हो जाएंगे, तुम्हारी ईगो टेम्पररी हो जाएगी। हर वो चीज़ जिससे तुम अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में अटैच हो वो शायद एक कॉस्ट्यूम की तरह है। एक चैप्टर, एक फेस, एक टेम्पररी रोल, तभी शायद इसको एक बोलते हैं। क्योंकि ह्यूमैनिटी कोई फाइनल फॉर्म नहीं है, ह्यूमैनिटी इंक्यूबेशन स्टेज में, जैसे अंडा होता है ना, अभी तुम पूरी तरीके से पैदा नहीं हुए हो, तुम कुछ बड़ा बनने की फिराक में हो। बट उस बड़े बनने के लिए तुमको पहले सबके थ्रू गुजरना पड़ेगा। लिव लाइक एवरीवन। अब यहाँ पे हमें थोड़ा ईमानदारी से बात करनी पड़ेगी। एक थ्योरी साइंस नहीं है, वो कोई इस्टेब्लिश्ड रिलीजियस डॉक्ट्रिन या थियोलॉजी का पार्ट नहीं है, एक फिलोसफिकल और फिक्शनल थॉट एक्सपेरिमेंट है। बट सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, सोचने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, और इंसान को एक मॉरल कंपस देता है कि दूसरों को बुरी तरीके से ट्रीट मत करो। बट कुछ स्टोरीज मैटर करती है बिकॉज वो ऐसे डीप ट्रुथ्स को दबा के रखते हैं अपने अंदर, क्योंकि हमारा माइंड शायद फील कर पाता है, जो कि मैंने बोला। और यहाँ का डीप ट्रुथ पता है क्या है? मे बी ये जो बाउंड्री है बिटवीन मेरे और तुम्हारे बीच में जो बाउंड्री है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं जो हम सोचते हैं कि भाई मैं तो मैं हूँ, मैं उसकी तरह हो ही नहीं सकता, वो मेरी तरह हो ही नहीं सकता। मे बी ये जो कंपैशन की बात गुणगा रहे हो तुम, उससे मोरालिटी नहीं है। मे बी कंपैशन एक रिकग्निशन है। कंपैशन मतलब सिर्फ सही गलत नहीं है, कंपैशन मतलब ये जानना है कि भाई मैं भी उस सिचुएशन के थ्रू गुजर सकता हूँ, तो मुझे भी एम्पैथाइज और सिंपैथाइज करना चाहिए। तो भाई इस एक थ्योरी की पॉसिबिलिटी मेरे को 3 या 4 लगी। 4 ले लेते हैं आउट ऑफ 10। कंफर्ट इसका 8 on 10 है, कंफर्टेबल थ्योरी है ये। एग्जिस्टेंशियल हॉरर इसका 7 on 10 है, ज़्यादा ठीक है, हॉरिफाइंग थी बट ज़्यादा भी नहीं। और माइंड बेंडिंग फैक्टर इसका हम ले लेते हैं 9 on 10, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू एक थ्योरी डेथ तुम्हें हेवन में नहीं ले जाएगा, वो तुम्हें ख़त्म नहीं कर देगा, इरेज नहीं कर देगा, वो तुम्हें जज नहीं करेगा, वो तुम्हें वापस ह्यूमैनिटी में भेज देगा बार 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 बार, जब तक तुम सबके एक्सपीरियंसेस ना जी लो जो अभी तक जीते हुए आए हैं या जिएंगे। और एक बार तुम वो समझ गए ना, तो रियल क्वेश्चन वो है ही नहीं कि मरने के बाद क्या होगा। रियल क्वेश्चन है मैं लोगों को कैसे ट्रीट करूँगा जब तक मैं जीवित हूँ। लेवल 8 ना भाई इस प्योर एग्जिस्टेंशियल हॉरर, वॉइड नाइलिज्म। नाउ सबसे पहले आई नीड टू क्लैरिफाई समथिंग। वॉइड नाइलिज्म कोई क्लीन ऑफिशियल डॉक्ट्रिन नहीं है क्रिश्चियनिटी की तरह, बुद्धिज्म की तरह, या नीचेस इंटरनल रिग्रेस। इसको अगर हम एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म का एक वर्जन बोले तो इसको आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। और एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म कहता है कि लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है, कोई अपना पर्पस नहीं है, कोई कॉस्मिक रीजन नहीं है उसके पीछे। बट वॉइड नाइलिज्म इसको एक स्टेप फर्दर ले जाता है। ये कहता है नॉट ओनली डज लाइफ एंड, नॉट ओनली डज कॉन्शियसनेस डिसअपियर, बट ये जो यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है अपने आप में उसको कभी फर्क ही नहीं पड़ता इफ़ यू एवर एग्जिस्टेड। कोई फाइनल जस्टिस नहीं, कोई हिडन प्लान नहीं, कोई कॉस्मिक मेमोरी नहीं, कोई स्पिरिचुअल लेसन नहीं, कोई डिवाइन विटनेस नहीं, कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं, सिर्फ एक वॉइड। आप जिएंगे, आप सफ़र करेंगे, आप प्यार करेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, आप अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे, आप सक्सेस चेज करेंगे, आप मेमोरीज कलेक्ट करेंगे, आप लोगों से अटैच हो जाएंगे, आप कहानियाँ बनाएंगे अपने आस पास, हा 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 हंसेंगे, और फिर एक दिन सब कुछ इरेज हो जाएगा। कोई पनिशमेंट नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई ट्रांसफ़र नहीं, है ना, फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू कॉन्शियस नहीं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, इरेज। मटीरियलिस्ट डेथ हमें अभी तक कह रही थी कि आप डिसअपियर हो जाएंगे डेथ के बाद। वॉइड नाइलिज्म कह रहा है आपका डिसअपियरेंस भी मैटर नहीं करेगा। ये है डिफरेंस। मटीरियलिस्ट डेथ की जो हम बात कर रहे थे, इट इज़ अबाउट द एंड ऑफ इंडिविजुअल, बट वॉइड नाइलिज्म इज अबाउट द इनडिफरेंस ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। की एग्जिस्टेंस जो वर्ड है ना, उसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब यूनिवर्स आपको हेट नहीं करता, ना कि वो आपको प्यार करता है,
बस वो आपको नोटिस ही नहीं करता, वो सिर्फ कंटिन्यू करता जाएगा। स्टार्स अपना फ्यूल बर्न करते रहेंगे, गैलेक्सीज कोलाइड होती रहेंगी, सिविलाइजेशंस आएंगी जाएंगी, जानवर एक दूसरे को खाते रहेंगे जिंदा, बच्चे पैदा होंगे, बुढ़े मरेंगे, लवर्स सेपरेट होंगे, एम्पायर्स कोलैप्स करेंगे, नए प्लैनेट बनेंगे, नए प्लैनेट डिस्ट्रॉय होंगे। बट इन सब चीज़ों का कोई फाइनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई बैठा हुआ नहीं है, कोई ऐसी एंटिटी जो बाहर से आपकी पूरी मूवी देख रहा है और बोले ओह ये मज़ा आया, इसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। कोई ऑडियंस नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई स्टोरी टेलर नहीं है, सब बस हो रहा है विदाउट मीनिंग हो रहा है। और इसी वजह से वॉइड नाइलिज्म इतना हॉरिफाइंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग डेथ को हैंडल कर लेंगे ये मानते हुए कि डेथ का मतलब, डेथ एक मीनिंग लेके आता है। अगर डेथ हेवन की तरफ लेके जा रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर डेथ रीबर्थ की तरफ लेके जा रहा है उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, आराम से बैठ जाएंगे। अगर डेथ जजमेंट डे की तरफ लेके जा रहा है उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हो। इवन इफ डेथ लीड्स टू नथिंग, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एटलीस्ट नथिंगनेस तो है। बट वॉइड नाइलिज्म जो है ना, वो आखिरी कंफर्ट भी हटा देता है। वो ये नहीं कहता कि आप मरोगे, वो ये कहता है कि आपकी डेथ मैटर ही नहीं करेगी अल्टीमेट सेंस में। आपकी ड्रीम्स प्रिजर्व नहीं होगी कहीं, आपका पेन बैलेंस नहीं होगा, आपका सैक्रिफाइस कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, आपकी सफरिंग एक्सप्लेन नहीं की जाएगी आपके सामने या किसी और के सामने, आपका प्यार यूनिवर्स प्रोटेक्ट नहीं करेगा, आपकी कहानी कभी कंप्लीट नहीं होगी, वो सिंपली स्टॉप हो जाएगी। और उस स्टॉप होने के बाद बाकी सब कुछ कंटिन्यू होता जाएगा विदाउट यू। और इसी पार्ट में ना ज़्यादातर लोग सोचना छोड़ देते हैं। ये जो दुनिया है ना, वो तब नहीं ख़त्म होती जब हम मर रहे हैं। आपकी दुनिया ज़रूर ख़त्म होती है, बट ये जो आसपास की दुनिया वो चलती रहेगी, वर्ल्ड चलता रहेगा, ब्रह्मांड चलता रहेगा। आसपास के लोग कुछ टाइम के लिए रोएंगे, कुछ लोग आपको कुछ सालों तक याद रखेंगे, कुछ लोग आपका नाम 2-3 जनरेशन्स तक बोलेंगे, और फिर धीरे 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 आपकी मेमोरी भी डिके होना शुरू हो जाएगी, आपकी फ़ोटोज़ चली जाएंगी, खो जाएंगी, मैसेजेस डिसअपीयर हो जाएंगे, आपकी जो आवाज़ है वो एक, जैसे मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, एक ऐसी फाइल हो जाएगी जो शायद कोई खोले ना। आपका रूम साफ़ हो जाएगा, आपके कपड़े दे दिए जाएंगे, आपका जो नाम है बस एक डॉक्यूमेंट में रह जाएगा जो कि शायद कभी ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर जो लोग आपको याद रखते थे वो भी मर जाएंगे, और फिर जो लोग उनके लोग जो आपको याद रखते थे वो भी मर जाएंगे। फिर आपसे रिलेटेड हर ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। एंड इवन इफ़ यू जूम आउट फार इनफ, एक टाइम पे ह्यूमन स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। हमारे शहर मिट्टी में बदल जाएंगे, डस्ट में, हमारी लैंग्वेजेस वैनिश हो जाएंगे, हमारे मॉन्यूमेंट्स टूट जाएंगे, हमारी किताबें जल जाएंगी, हमारे जो सर्वर्स हैं वो फेल कर जाएंगे, हमारे रिलीजन्स भुला दिए जाएंगे, हमारी फ़िलासफ़ीज़ अनरीडेबल बन जाएंगी, और हमारी जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स हैं वो एक जियोलॉजिकल नॉइज़ की तरह रह जाएगी। एंड आफ्टर इनफ टाइम जो अर्थ है जिसके ऊपर ये सब आज तक हुआ है वो भी शायद तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सूरज को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, गैलेक्सी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, यूनिवर्स विल नॉट पॉज फॉर अ सेकेंड, वो चलता जाएगा। ये है वॉइड नाइलिज्म, और इसका हॉरर यही है कि आप मरोगे नहीं, इसका हॉरर है सब कुछ मरेगा, नॉट जस्ट बॉडीज, मीनिंग भी है वो भी ख़त्म हो जाएगा, मेमोरीज ख़त्म हो जाएंगी, कल्चर ख़त्म हो जाएगा, गॉड्स ख़त्म हो जाएंगे, सिविलाइजेशंस ख़त्म हो जाएगा, जो चीज़ें डेथ को डिफीट करती थी वो तक ख़त्म हो जाएगी, डेथ का मीनिंग ही ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसी थ्योरी साइकोलॉजिकली वायलेंट हो जाती है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर मीनिंग मेकिंग एनिमल्स, और इस मीनिंग के बिना हम तो खुद ही सोच के ख़त्म हो रहे हैं। हम सिर्फ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमें एक रीज़न चाहिए, हमें एक कहानी चाहिए, हमें ये बिलीव करना है कि हमारे पेन का कोई मीनिंग है, कहीं ना कहीं हमें कुछ मिलेगा, हमें ये बिलीव करना है कि लव का कुछ मीनिंग है, हमें ये बिलीव करना है कि स्ट्रगल एक बहुत बड़े पैटर्न का एक छोटा सा पार्ट है। बट वॉइड नाइलिज्म यहाँ पे आके सब कुछ तोड़ देता है। शायद ये पैटर्न की जो तुम बात कर रहे हो ना, पैटर्न कुछ ऐसी चीज़ है जो कि तुमने खुद बनाई है, यू इन्वेंटेड, बिकॉज इस सत्य से तुम दूर भागना चाहते थे कि किसी चीज़ को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। शायद मीनिंग डिस्कवर नहीं होता, शायद मीनिंग ह्यूमन प्रोटेक्शन की तरह होता है, एक सर्वाइवल टूल की तरह होता है, एक खूबसूरत सा झूठ बुना गया है तुम्हारे ब्रेन के द्वारा जो कि एम्प्टीनेस टॉलरेट नहीं कर सकता। तभी नाइलिज्म इतनी डेंजरस हो जाती है, बिकॉज एक बार आपने वो अल्टीमेट मीनिंग हटा दिया ना, एक इंसान डिस्पेयर के अंदर कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। लोग ये बोलने लग जाते हैं अगर कुछ भी मैटर नहीं करता ट्राई क्यों करें, अगर सब कुछ एंड ही हो जाना है तो बिल्ड क्यों करें, अगर यूनिवर्स को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तो मॉरल रह के क्या करें, अगर डेथ सब कुछ इरेज कर देती है तो सफ़र करना ही क्यों है। अब ये बच्चों वाले सवाल नहीं है, ये एंशंट घाव हैं, और इसी गहराई के बारे में फ्रीडरिक नीचे जैसे फिलोसफर्स ने वार्निंग दी थी।
जब ओल्ड गॉड्स मर जाते हैं, व्हेन ओल्ड वैल्यूज कोलैप्स, व्हेन द यूनिवर्स नो लॉन्गर फील्स मॉरली स्ट्रक्चर्ड, तो इंसान एक वॉइड के सामने खड़ा होता है और पूछता है अब क्या। और यहाँ पे वॉइड नाइलिज्म ना दो पाथ में चली जाती है। एक पाथ अंधकार, डिस्पेयर, कुछ नहीं मैटर करता, सो आई गिव अप। बट द सेकेंड पाथ इज टेरिफाइंग फ्रीडम कि भाई तब कुछ नहीं मैटर करता तो मैं इतना फ्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ दायरे में रहते हुए। नथिंग इज गिवन, एक ब्लैंक कैनवस है, सो आई मस्ट क्रिएट। अगर यूनिवर्स मुझे मीनिंग नहीं दे रहा तो मुझे कुछ ऐसा बनाना है अपने हाथों से जो कि मीनिंग बनाए। अगर कोई कॉस्मिक स्क्रिप्ट नहीं है तो मुझे अपनी कॉस्मिक स्क्रिप्ट खुद लिखनी होगी। अगर कोई मुझे ऊपर से नहीं देख रहा तो मेरी ऑनेस्टी मेरे अंदर से आनी चाहिए। अगर कोई डिवाइन रिवॉर्ड नहीं है देन काइंडनेस और पावरफुल बन जानी चाहिए। बिकॉज अब आप काइंड नहीं बन रहे अपने सेल्फिश रीजंस के लिए, बट या फिर यू आर नॉट बीइंग काइंड फॉर हेवन, कि आप हेवन में जाना चाहते हैं तभी आप काइंड बन रहे हैं। आप मॉरल इसलिए नहीं बन रहे कि आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। आप लविंग इसलिए नहीं बन रहे कि आपको यूनिवर्स ने एक प्राइज़ दिया कि भैया जस्टिस, प्यार करोगे, लोगों के लिए खड़े रहोगे तो तुम्हें वहाँ उस दुनिया में कुछ मिलेगा। आप ये सब कर रहे हैं एक वॉइड के मिडिल में। और ये शायद सबसे ह्यूमन चीज़ पॉसिबल है कि बिना किसी प्रॉमिस चीज़ के होते हुए भी आप काइंडनेस चूज़ कर रहे हैं। ऐसी जगहों पे एल्बर्ट कामू जैसे फिलोसफर्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कामू ने कहा था जो एब्सर्डिज्म का कॉन्सेप्ट है कि दुनिया इतनी अजीब है, मैं कर ही क्यों रहा हूँ जब कोई मीनिंग नहीं है, वो दो चीज़ों के बीच का एक भिड़ंत है। एक ह्यूमन हंगर फॉर मीनिंग एंड द साइलेंस यूनिवर्स जो कि कोई आंसर नहीं देता। हम यूनिवर्स से पूछते हैं कि रो रो के पूछते हम यहाँ पे क्यों हैं, यूनिवर्स बोलता है कुछ नहीं। हम यूनिवर्स से पूछते हैं कि मैं क्यों सफ़र कर रहा हूँ, साइलेंस, कुछ नहीं। हम यूनिवर्स से पूछते हैं कि जस्टिस मिलेगी भी, साइलेंस, कुछ नहीं। हम ये पूछते हैं कि डेथ के बाद क्या होगा, क्या डेथ को हम डिफीट कर सकते हैं, साइलेंस, कुछ नहीं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जवाब नहीं आने वाला। और ये साइलेंस ही वॉइड है। अब कामू ये नहीं कहता कि हमको उस चीज़ में सरेंडर कर देना है। हमें ये कामू कहते हैं कि हमें उसके तरफ संघर्ष करना है, हमें उसके तरफ एक क्रांति लानी है, रिवॉल्ट करना है। ये नहीं प्रिटेंड करना कि वॉइड इज़ नॉट देयर, बट उस वॉइड को जीने में ही असली सार है। उस वॉइड में मीनिंग बनाने में ही असली सार है। उस वॉइड के बावजूद प्यार करना, उस वॉइड के बावजूद हंसना, उस वॉइड के बावजूद चूज करना मीनिंग, इवन व्हेन मीनिंग इज नॉट गारंटीड। और तभी वॉइड नाइलिज्म इज नॉट सिंपली डिप्रेशन ड्रेस्ड एज फिलॉसफी। ये डीपेस्ट लेवल है किसी भी अल्टीमेट मीनिंग का। एक फोर्स, ये एक ऐसा सवाल फोर्स करता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, विच इज़ कैन यू स्टिल लिव फुली इफ द यूनिवर्स गिव्स यू नो प्रॉमिस। क्या तुम अभी भी प्यार कर सकते हो ये जानते हुए लव टेम्पररी है? क्या तुम अभी भी कुछ जिंदगी में मीनिंगफुल बिल्ड कर सकते हो ये जानते हुए सब कुछ डिसअपियर कर जाएगा? कैन यू स्टिल बी गुड एंड जस्ट जब तुम्हें पता है कि भाई कोई आपका बैठा नहीं है डिवाइन एंटिटी रिकॉर्डिंग योर एक्शंस? कैन यू स्टिल से येस टू लाइफ अगर लाइफ का कोई फाइनल एक्सप्लेनेशन नहीं है? ये है असली टेस्ट कि अगर आपको एक गारंटी चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, भाई पहले गारंटी दो, फिर मैं पहले गारंटी दो, फिर और फिर भी वो गारंटी मिल नहीं रही, तो आपकी लाइफ ऑलवेज डिपेंडेंट है समथिंग आउटसाइड यू, बाहर। अब आप एक दुकान में गए, आप दुकानदार से गारंटी मांगोगे ना कि सामान की गारंटी। कोई बाहर से भिखारी अगर आपके आके बोलेगा मैं गारंटी देता हूँ भाई ये दुकानदार तेरे को अच्छा माल देगा, तो आप भिखारी की बात तो मानोगे या दुकानदार का वेट करोगे बोलने का? और सोचो वो दुकानदार है ही नहीं, प्रोडक्ट राम ने रखा है, यूज़ करो भाई। गारंटी के चक्कर में बैठे रहोगे या फॉल्स लोगों के नैरेटिव में आ जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि अगर आप मीनिंग बनाने लग गए एक मीनिंगलेस यूनिवर्स में तो आप बहुत डेंजरस बन जाएंगे इन वेरी डिफरेंट वे। आप फ्री बन जाएंगे, आप हैप्पी बन जाएंगे, असली हैप्पी, नॉट इन अ शैलो सेंस, नॉट इन अ कंफर्टेबल सेंस। यू आर फ्री फ्रॉम फेक कॉन्सोलेशंस, फेक प्राइजेस, फ्री फ्रॉम इनहेरिटेड इल्यूजन, मोह माया से फ्री फ्रॉम ये चाइल्डिश नीड कि यूनिवर्स आपको पेरेंट की तरह पुचकारे, प्यार दे। वॉइड नाइलिज्म ना सब कुछ स्ट्रिप करके फेंक देता है। जो रह जाता है ना, जो दोस्त रह जाता है, सब कुछ निकालने के बाद, नंगे करने के बाद, वो तुम्हारा असली सत्य है। अब इसको डेथ से जोड़ दो। मटेरियलिस्ट डेथ में तुम डिसअपियर हो जाते हो, इटर्नल डैमनेशन में आपको जजमेंट मिलती है, स्पेक्टेटर थ्योरी में जो विटनेस होता है वो रह जाता है, सिमुलेशन थ्योरी में द प्रोग्राम में कंटिन्यू, क्वांटम इमॉर्टैलिटी में हमने क्या पढ़ा कि भाई यू मे कीप सर्वाइविंग अगेन एंड अगेन ब्रांचेस में, इटर्नल रेकरेंस में आप अपनी लाइफ रिपीट करते रहेंगे जैसी थी। एक थ्योरी में आप सबको ही बन जाते हैं, यू बिकम एवरीवन। बट वॉइड नाइलिज्म में कोई डीपर लेयर नहीं है भाई, कोई विटनेस नहीं, कोई रीबर्थ नहीं, कोई लूप नहीं,
कोई कॉस्मिक स्कूल नहीं, कोई हिडन इंटेलिजेंस बिहाइंड द कर्टन कि पर्दे के पीछे कोई है नहीं, सिर्फ एक यूनिवर्स जो कि एग्जिस्ट कर रहा है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, और एक ऐसा इंसान जो कि उसके अंदर सर्वाइव और मैटर करने की कोशिश कर रहा है। बड़ा डेंजरस है भाई। ये कहता है कि मे बी डेथ डज नॉट रिवील द मीनिंग ऑफ लाइफ, मे बी डेथ रिवील्स दैट वी वेर द वंस क्रिएटिंग मीनिंग ऑल अलॉन्ग। हम ही मीनिंग बनाना है, डेथ मीनिंग नहीं देगा। शायद यहाँ पे कोई आंसर नहीं मिलने वाला मौत के बाद। मे बी द ओनली आंसर इज कि हमने इस ज़िंदगी को जिया कैसे। तो भाई साहब रेटिंग देते हैं इसकी पॉसिबिलिटी 7/10 मुझे लगती है। मैं तो 8 दे दूंगा, 8/10। कंफर्ट 1/10 है भाई। एग्जिस्टेंशियल हॉरर 10/10 है। माइंड बेंडिंग फैक्टर 8/10। हाँ ठीक है भाई, माइंड बेंडिंग, क्योंकि वर्ड नाइलिज्म आपको डराता नहीं हेल से। इट डज नॉट स्केयर यू कि भाई री इनकारनेशन होगा, अच्छे कर्म करो। या आपको इटर्नल लूप से नहीं डराता, हेल्थ थ्योरी से नहीं डराता, या आपको साइलेंस और चुप्पी से डराता है। एक ऐसी पॉसिबिलिटी कि आपकी सारी प्रेयर्स के बाद, सारी सफरिंग के बाद, सारे प्यार के बाद, सारे एम्बिशन के बाद, सारे सर्च ऑफ मीनिंग के बाद यूनिवर्स फिर भी आंसर नहीं दे। और अगर यूनिवर्स आंसर कभी देता ही नहीं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा वेदर योर लाइफ इज स्टिल वर्थ लिविंग विदाउट परमिशन फ्रॉम द कॉस्मोस, या अभी भी भीख मांग के परमिशन मांगोगे। लेवल 9 पे फाइनली दोस्त पहुंच चुके हैं, मिस्टिकल अननोएबिलिटी। लेवल 9 जो है ना डीपेस्ट एंडिंग देगा सबको, मिस्टिकल अननोएबिलिटी। और यहाँ पे हर थ्योरी कोलैप्स करने लग जाएगी भाई। हमने अभी तक हर थ्योरी के बारे में क्या पढ़ा कि हर थ्योरी डेथ को एक्सप्लेन करती है। मटीरियलिस्ट डेथ कहता है आप डिसअपियर कर जाएंगे, है ना। इटर्नल डैमनेशन कहता है आप जज करे जाएंगे। स्पेक्टेटर थ्योरी कहती है कि आपका विटनेस रहेगा। सिमुलेशन थ्योरी कहती है कि ये जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू होता रहेगा। क्वांटम इमॉर्टैलिटी कहती है कि डेथ कभी आएगी नहीं फ्रॉम योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। इटर्नल रिकरेंस कहता है कि आपकी लाइफ बार बार रिपीट होती रहेगी। एक थ्योरी कहती है कि भाई आप सब कुछ बन जाते हैं, यू बिकम एवरीवन। वर्ड नाइलिज्म कहता है कि भाई कोई आंसर ही नहीं है, सिर्फ चुप्पी है। बट भाई साहब इतना पढ़ने के बाद मिस्टिकल अननोएबिलिटी ना कुछ और ही स्ट्रेंज कह जाती है, अखंड। और वो ये कहती है कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो शायद समझ ही नहीं पाता व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। लो भैया, नॉट बिकॉज कि हम बोके हैं, स्टूपिड हैं, बट बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना डेथ का, वो हमारे माइंड के बियॉन्ड है, वो हमारे ह्यूमन थॉट के बियॉन्ड है। सोचो इसके बारे में। जो भी आपको पता है, जो भी हम सोचते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो एक लिविंग ब्रेन के थ्रू आता है। लॉजिक, इमेजिनेशन, लैंग्वेज, फियर, मेमोरी, रिलीजन, साइंस, फिलॉसफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सब कुछ। तो जब आप पूछते हैं व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, आप एक लिविंग ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, राइट। एक फिजिकल ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, एक बायोलॉजिकल एंटिटी यूज़ कर रहे हैं। ब्रेन ऑब्जेक्ट, एंटिटी नहीं ऑब्जेक्ट। ऐसी कंडीशन को इमेजिन करने के लिए जहाँ पे ब्रेन नो लॉन्गर ऑपरेट्स, मतलब मरने के बाद तो ब्रेन ऑपरेट ही नहीं करेगा, तो उसको आप इमेजिन कैसे कर सकते हैं। ये अपने आप में एक प्रॉब्लम, एक पैराडॉक्स है, बट एक प्रॉब्लम है। ये वही पूछने जैसा हो गया कि एक कैरेक्टर है एक ड्रीम के अंदर, और उस कैरेक्टर को हम बोल रहे हैं इस दुनिया को एक्सप्लेन करो, जो वेकिंग वर्ल्ड है। आपने अपने ड्रीम में कैरेक्टर देखा, आप उस कैरेक्टर से पूछ रहे हैं असली दुनिया एक्सप्लेन करो। या फिर एक मछली से पूछ रहे हैं फायर को डिस्क्राइब करो। मे बी जो प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, मे बी जो कैटेगरीज हैं वो बहुत छोटी हैं। लाइफ एंड डेथ, बीइंग एंड नॉन बीइंग, हेवन एंड हेल, सोल एंड बॉडी, टाइम एंड इटर्निटी, ये जो वर्ड्स हैं इन्होंने शायद हमें सर्वाइव करने में मदद करी है, बट मे बी वो इतने बड़े नहीं हैं जो अल्टीमेट रियलिटी समझा सके। समझ रहे हो? दिस इज़ वाई इतने सारे मिस्टिकल ट्रेडिशन एक पैराडॉक्स में बात करते हैं, एक पैराडॉक्स और एक साइलेंस में। इंडियन फिलॉसफी में आपको नीति मिलेगा, नॉट दिस नॉट दैट, या नाइदर दिस नॉट दैट। इन नेगेटिव थियोलॉजी, इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग गॉड डायरेक्टली कि गॉड क्या है, कहते हैं व्हाट गॉड इज नॉट। तो नाइदर दिस नॉट दैट, क्या है के बारे में बात नहीं कर रहे, क्या वो नहीं है उसके बारे में बताओ। बिकॉज जिस मोमेंट पे आप इन्फाइनाइट डिफाइन करने लग जाते हैं, आप उसको रिड्यूस कर देते हैं। इन्फिनिटी की मीनिंग ही खत्म हो गया ना जब आप इन्फाइनाइट को डिफाइन करने बैठ जाएं। तो शायद मौत उसी की तरह है। मे बी हेवन बहुत ज़्यादा इंसानों वाली चीज़ है, हेल बहुत ज़्यादा इंसानों वाली चीज़ है, ह्यूमन टेंडेंसी है। नथिंगनेस भी बहुत ह्यूमन एक वर्ड है, रीबर्थ भी बहुत ह्यूमन है, सिमुलेशन भी बहुत ह्यूमन है, मे बी कॉन्शियसनेस भी बहुत ह्यूमन है फॉर अ वर्ड। मे बी व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ कैन नॉट बी पिक्चर्ड बिकॉज द माइंड इटसेल्फ बिलोंग्स टू लाइफ। हम पिक्चर ही नहीं कर सकते। यही चीज़ है जो मिस्टिकल अननोएबिलिटी को पावरफुल बनाता है। वो आपको न्यू मैप नहीं दे रहा,
वो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दे रहा है हर उस मैप में जिसको आप इमेजिन करते हैं, बिकॉज हर मैप एक पर्सपेक्टिव से ड्रॉन होता है। वो पर्सपेक्टिव हो सकता है रिलीजन का पर्सपेक्टिव हो, फिलॉसफी का हो, साइंस का हो, थ्योरेटिकल हो। तो हर थ्योरी, हर मेटाफर, सब कुछ लिविंग ने बनाया, मतलब जीव जंतुओं ने बनाया। मरे हुए लोग या मरी हुई चीज़ें अब डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड नहीं करते, मरी हुई चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करते कि भाई मरने के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है, बुलेट पॉइंट्स। सो मे बी इन सब थ्योरीज का मोस्ट ऑनेस्ट आंसर इज़ नॉट आई नो, मे बी इट इज़ मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो, एंड मे बी आई कैन नॉट नो, मैं पता कर ही नहीं सकता। अब तुम्हारी ईगो के लिए, मेरी ईगो के लिए, सबकी ईगो के लिए बड़ा वीक साउंड करेगा, क्योंकि ईगो को सर्टेनिटी चाहिए, ईगो को कंक्लूजन चाहिए, ईगो को चाहिए कोई उसको आगे कहे यही होगा दोस्त, इसी पे मान। तभी लोग धर्म, कल्चर, इतनी चीज़ें बना के उसके लिए लड़ते हैं, बिकॉज उनकी ईगो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। बट मे बी डेथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे ह्यूमन एरोगेंस फाइनली ख़त्म हो जाता है। साइंटिस्ट को भी एडमिट करना पड़ता है कि देयर आर लिमिट्स टू मेजरमेंट। एक फिलोसफर को एडमिट करना पड़ता है कि देयर आर लिमिट्स ऑफ लैंग्वेज, और एक रिलीजियस बिलीवर को ये एडमिट करना पड़ता है कि इंटरप्रिटेशन के लिमिट्स होते हैं, तभी हर चीज़ को फेथ में डाल देता है। ये फेथ है। एक एथिस्ट को भी एडमिट करना पड़ता है रिडक्शनिस्ट या रिडक्शन अप्रोच के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हर लिविंग चीज़ एक एज पे खड़ी होती कभी ना कभी, और उस एज के बियॉन्ड कोई कंप्लीट अथॉरिटी के साथ नहीं बोल सकता। अब जो भी हमने पढ़ा वो सब एंटी साइंस नहीं है, एंटी रिलीजन नहीं है, ये एंटी फिलॉसफी नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। साइंस हमें ये बता सकता है कि हमारी बॉडी के साथ क्या होता है, रिलीजन हमें कहानियाँ दे सकता है, स्क्रिप्चर, रिचुअल्स और होप दे सकता है, फिलॉसफी हमें आर्ग्यूमेंट दे सकता है, थॉट एक्सपेरिमेंट दे सकता है, मिस्टिसिज्म हमें सिम्बल्स और साइलेंस दे सकता है। बट ये जो फाइनल इवेंट है ना, वो अपने आप में ही छुपा हुआ है, और मे बी वही पॉइंट है। मे बी डेथ कोई पजल नहीं है जिसको आप बैठ के सॉल्व करें। मे बी डेथ एक बाउंड्री है जो आपकी लाइफ को सीरियस होने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि अगर हमें एग्जैक्टली पता लग जाए व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, लाइफ एक ट्रांजैक्शन की तरह रह जाता है। अच्छे बनोगे हेवन में जाओगे, मेडिटेशन करोगे लिबरेशन मिलेगी, सिन अवॉइड करोगे हेल से बच जाओगे। बट चूँकि हमें पता ही नहीं, एवरी चॉइस और ज़्यादा ऑनेस्ट बनती जाती है। तुम्हें नहीं पता कि भाई काइंडनेस रिवॉर्ड भी होगी, कोई रिवॉर्ड भी मिलेगा, सो शायद काइंडनेस और ज़्यादा प्योरर बन जाएगी और ज़्यादा पवित्र बन जाएगी। तुम्हें नहीं पता कि ये प्यार जो है, लव जो है, वो डेथ सर्वाइव कर जाएगा, तो लव और अर्जेंट हो जाएगा। जो अभी मौका है उसी में प्यार कर लो लोगों से। तुम्हें नहीं पता कि लाइफ रिपीट करती रहेगी, सो ये मोमेंट और हैवियर बन जाएगा, इसको सीरियसली लेते हैं। तुम्हें नहीं पता कि वेदर नथिंग कम्स आफ्टर, तो ये सांस, ये ब्रेथ और प्रेशियस बन जाएगी। ये है द क्रीपी इम्प्लीकेशन ऑफ मिस्टिकल अननोएबिलिटी। मे बी हर थ्योरी जो है ना कुछ ज़्यादा कहती है डेथ के बारे में। रिलीजियस इंसान जजमेंट देखता है, एक साइंटिस्ट को बोलोगे तो बायोलॉजिकल शटडाउन देखता है, एक मिस्टिक से बात करोगे तो यूनिटी देखता है, एक नाहिलिस्ट से बात करोगे साइलेंस देखता है, एक फिलोसफर से बात करोगे प्रॉब्लम देखता है, एक पोइट कवि से बात करोगे वो डोरवे देखेगा। बट डेथ अपने आप में ही चुप्पी साध के रखती है। वो ना आर्ग्यूमेंट करती, वो ना एक्सप्लेन करती, वो चुप से बैठ के वेट करती है। तो भाई साहब, इस थ्योरी की रेटिंग मैं देना चाहूँगा, पॉसिबिलिटी मेरे को लगता है 8/10 है इसकी, 8-9, बट 8 दे देते हैं। कंफर्ट इसका 5/10 है भाई। अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल भी है, कंफर्टेबल नहीं भी है। एग्जिस्टेंशियल हॉरर 8/10 है। माइंड बेंडिंग फैक्टर, क्योंकि माइंड कर ही नहीं सकता 10/10, बिकॉज मिस्टिकल अननोएबिलिटी तुम्हें आंसर नहीं देता, ये तुम्हारी एरोगेंस खींच लेता है। इतनी चौड़ किस बात की। मे बी ये जो फाइनल ट्रुथ है वो हिडन नहीं है, बिकॉज वी हैव नॉट सर्च्ड हार्ड इनफ। फाइनल ट्रुथ को उससे मतलब नहीं। मे बी वो फाइनल ट्रुथ इसलिए छुपी हुई है बिकॉज जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस भेजे का हम इस्तेमाल करके उसको ढूंढने की कोशिश करें वो बहुत छोटा सा है। और अगर ये चीज़ ट्रू है तो सबसे ईमानदार आंसर इस सवाल का व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ शायद हेवन, हेल, रीबर्थ, नथिंगनेस और सिमुलेशन नहीं है। इट मे बी साइलेंस, नॉट खोखली साइलेंस, नॉट मीनिंगलेस साइलेंस, बट द साइलेंस ऑफ समथिंग टू डीप, इतना डीप जो कि शायद कोई लिविंग माइंड कैप्चर भी नहीं कर सकता। सो इतना सब भसड़ करने के बाद भाई साहब हमें ये समझ में आता है मे बी डेथ कुछ नहीं है। मे बी इट इज़ जजमेंट, मे बी इट इज़ रीबर्थ, मे बी वो एक लूप की तरह है, मे बी वो साइलेंस है, और मे बी जो भी थ्योरी आज हमने डिस्कस करी वो एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन ब्रेन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। बट
हम लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि हम लोग कभी डिज़ाइन ही नहीं थे वो समझने के लिए। बिकॉज सबसे ख़तरनाक पार्ट इन सब थ्योरीज़ का ये है, या फिर डेथ का ये है कि इज़ नॉट क्या होगा मरने के बाद, वो ये है कि हर एक इंसान जिसको इन चीज़ों का आंसर मिला, जो कि ऑब्वियसली मर गए, वो कभी वापस नहीं आता उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो जब तक आपका वो मौत का मोमेंट नहीं आता, दस्तक नहीं देता आपको, आप सही में नहीं पूछ रहे व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, आप बहुत ही अलग सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ही अर्जेंट सवाल पूछ रहे हैं। अगर ये ज़िंदगी जो मेरे सामने अभी है उसको मैं कंफर्म कर सकता हूँ, हाँ ये ज़िंदगी में जी रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा सवाल होगा क्या आप ज़िंदगी को सही तरीके से जी रहे हैं? और अगर आज आपकी आखिरी रात होगी तो कौन सी इन 9 में से ऐसी थ्योरी है जिसको आप डिस्परेटली बोलेंगे काश यार ये वाली ट्रू हो जाए? भैया समझ रहे हो, इंटरेस्टिंग हो जाता है यहाँ पे मामला। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे गले की थोड़ी बैंड बज गई, लंबा वीडियो चला गया ये, तो एक अंगूठा नीचे ज़रूर छोड़ देगा जिससे हमें पता लगे कि ये अच्छे वीडियोस जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक और वीडियो थोड़ा साइड हट के दे देता हूँ, ये जाके ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो देखिए, अंगूठा छोड़िए, नीचे मास्टर क्लास उठाइए, नहीं उठाइए तो नेक्स्ट ये सब करने के बाद यहाँ जाइएगा। चलिए जाइए।